अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे। जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हम कितने लोगों ने किए? कुछ बच्चों के इश्यूज आ रहे हैं वैसे, बल्कि सब बच्चों के इश्यूज आ रहे हैं सर्वर के साथ। तो आपका इशू नहीं है आपके एंड पे। ये एक्चुअली सर्वर का इशू है। आई डोंट नो कि सर्वर जो है वो उसमें उसकी जो स्टोरेज है वो कैसे फुल हो गई। अ, वैसे कोटा तो काफ़ी बड़ा हुआ था। शायद किसी स्टूडेंट ने कोई बहुत लार्ज फाइल जो है ना वो अपलोड कर दी होगी, जिसकी वजह से वो स्टोरेज जो है वो फुल हो गई है। ये मैं आज इसको देखूंगा मज़ीद। तो कोशिश करेंगे कि ये सारा जो इशू है ये रिजॉल्व हो जाए। तो आप दोबारा अपनी वेबसाइट को अपलोड कर दीजिएगा सर्वर के ऊपर। अभी जो इशू आ रहा है वो आपके एंड पे इशू नहीं है, वो सर्वर का इशू है बेसिकली। ठीक है, डिस्क स्टोरेज जो है वो फुल हो चुकी है सर्वर की। कोटा ख़त्म हो चुका है। अ, किसी स्टूडेंट ने लार्ज फाइल बहुत सारी फाइल्स जो है ना वो अपलोड कर दी होंगी, जिसकी वजह से सबका इशू आ रहा है। तो आज मैं देखूंगा मज़ीद, इंस्पेक्ट करूंगा। तो उम्मीद है कि आज इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा, तो आप दोबारा उसको अपलोड कर दीजिए। कि और सुनाई दी कोई इसके अलावा, किसी ने कोई काम शाम किया हो, या फिर कोई किसी ने कोई ऑर्डर लिया हो, या किसी क्लाइंट का कोई मैसेज आया हो, किसी ने कोई प्रपोजल सेंड किया हो, बताएं अपने बारे में बताएं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कह लो कि टेक्निकल होगा। आज हम डेटाबेस के साथ डेटाबेस की मैनिपुलेशन करेंगे। तो उसमें जो है वो सारी उसकी क्यूरीज और बेसिक्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले आप लोग अटेंडेंस लगा लो। मैं अटेंडेंस का जो लिंक है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। और उसके बाद एक अनाउंसमेंट है। तो उस अनाउंसमेंट के बाद हम लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो मैं जो लिंक है वो मैं शेयर कर देता हूँ आपसे अटेंडेंस का। मैंने लिंक शेयर कर दी है, आप लोग अटेंडेंस लगा लो। कमेंट बॉक्स में आप बता दो। उसके बाद मैं लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, मैक्सिमम फाइल कितनी एमबी तक हो सकती है फाइल? क्योंकि आपका जो मैंने कोटा रखा था वो अनलिमिटेड था। तो एज सच कोई आपकी उसमें कोई लिमिटेशन है नहीं। फाइल साइज जो मर्जी रखो, आप अपलोड कर दो, लेकिन वो ज़्यादा अगर आपकी फाइल साइज जो है ना वो उसका ज़्यादा होगा तो फिर स्टोरेज का इशू आएगा। एज सच जो है ना वो लिमिटेशन कोई नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपको अकाउंट दिया है वो सी पैनल के दिया है। तो सी पैनल के थ्रू अगर आप टीपी अकाउंट आपको मैंने उसके सिर्फ उसकी एक्सेस होती तो उसमें मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कोटा जो है ना वो स्पेसिफाई कर देता। लेकिन सी पैनल के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कोशिश किया करो कि जो आपकी फाइल साइज हो वो इतना ज़्यादा ना हो, इतना लेंथी ना हो। ठीक है, हैवी फाइल आप अपलोड ना कर दो। ठीक है।
तो उसकी वजह से फिर बाकियों के भी इश्यूज आएंगे। अटेंडेंस लगा लें, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, सबसे पहले एक बड़ी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारे ई रोजगार के एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हैं। तो अ, हमारे पास हर बैच के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। ठीक है। एप्लीकेशंस जो आती हैं वो हमारे सेंटर के अराउंड जो जितना जो भी एरिया है वहाँ से आती हैं। ठीक है। इससे पहले जो क्लासेस थी वो ऑन साइट थी। तो इसमें क्या था कि बच्चों को सेंटर के अंदर आके लेक्चर लेना पड़ता था। ठीक है। लेकिन अब चूंकि क्लासेस ऑनलाइन है, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। अगला बैच भी ऑनलाइन ही होगा होपफुली। तो ये रोजगार की एप्लीकेशन जो ओपन है, तो आप सबसे जो है ना ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसका जो लिंक है वो आप शेयर कर दो अपने उन तमाम फ्रेंड्स के साथ जिनकी डिग्री जो है ना वो कंप्लीट होने वाली है, या नेक्स्ट ईयर जो है ना वो उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि इस प्रोग्राम से आपका या आपके किसी फ्रेंड का फायदा हो सकता है, ठीक है, तो आप उन तमाम फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करो, अपनी वॉल पे शेयर करो। ठीक है। तो हो सकता है कि आपके शेयर करने से वो लोग अप्लाई कर दें। और अ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होती है। ठीक है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मौजूद हैं, हमारे सेंटर की स्टोरीज हैं। ठीक है। जिनको सिर्फ एक डायरेक्शन मिली, एक एज मिला ही रोजगार का, और अब वो बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बल्कि खुद भी कमा रहे हैं और साथ में दूसरे लोगों को भी उन्होंने हायर किया हुआ है। तो सिर्फ एक एज चाहिए होता है लाइफ के अंदर। ठीक है। तो हो सकता है कि आप शेयर करने से कोई बच्चा ऐसा जो है ना जो कि डिजर्व करता हो लेकिन उसे पता ना हो, ठीक है, तो वो अप्लाई करे और उसका जो है ना वो पूरा कैरियर जो है वो जो उसके ऊपर बेस कर जाए। ठीक है। तो अ, वैसे भी ये चूंकि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें ऑनलाइन अगर 50 बच्चे आएंगे तो भी लेक्चर उसी तरह डिलीवर होगा। अगर 5-10 बच्चे होंगे तब भी लेक्चर जो है ना वो उसी तरह ही डिलीवर होगा। ठीक है। आपके पैसे हैं, ठीक है, टैक्स के पैसे हैं, उससे ये प्रोग्राम चल रहा है। तो जितनी मैक्सिमम ऑडियंस हमारे पास होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा इस प्रोग्राम इसका भी सक्सेस इसी के अंदर है कि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है। यहाँ पर अगर 5 लोग होंगे तब भी उसी तरह ही लेक्चर होगा, अगर 50 लोग होंगे तब भी उसी तरह लेक्चर होगा। ठीक है। तो आप में से हर बच्चा क्या करे कि आप लोग जो लिंक है एडमिशन्स का वो आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। फेसबुक पे इनबॉक्स के अंदर आप शेयर करो। ठीक है। अगर आप वॉल पे शेयर करोगे तो लोग जो है ना वो उसको सीरियस नहीं लेंगे। जो आपके विलिंग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, फ्रेंड्स कह लो, ठीक है, या आपके रिलेटिव्स के अंदर अगर कोई विलिंग है या डिजर्व करता है, आप उसको इनबॉक्स में जो है ना वो इसका लिंक शेयर कर दो। ठीक है। ताकि वो उसको देखे और अप्लाई कर सके। ठीक है। बाकी आपकी फैमिली में से अगर कोई हो या फ्रेंड में से हो तो आप उसको ज़रूर अप्लाई करवाएं। ठीक है। हमारे जो सेंटर्स हैं वो पूरे पंजाब के अंदर मौजूद हैं। ई रोजगार के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना हमारा एक सेंटर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर भी है, रावलपिंडी में भी है, टैक्सला के अंदर भी है, और इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा सेंटर मौजूद है। ठीक है। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम लोगों को आप वो लिंक जो है वो शेयर करें। ठीक है। तो लिंक जो है वो सर अकील ने ग्रुप के अंदर शेयर कर दी है। ठीक है। हो सकता है कोशिश करेंगे अभी आप लोग उस लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बाद में आपको भी याद नहीं रहना। ठीक है। और ये एक बात की तरह बात होगी जो एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। ठीक है। लेकिन अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हमारे पास हैं जिनको सिर्फ ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ एज चाहिए होता है, जो जिनको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होती है। ठीक है। तो डायरेक्शन मिल गई तो उनके जो ना पूरा कैरियर जो है ना वो अच्छा हो जाएगा, और ये सदका जारिया भी है। ठीक है। तो कोशिश करेंगे जी, बताएं।
अच्छा, डिग्री कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है, अगर आप 7th सेमेस्टर के अंदर भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अब तो सारा ऑनलाइन है। इससे पहले जो था वो ऑन साइट था, तो इश्यूज़ आते थे उन बच्चों को जो कि काम कर रहे होते थे। तो जो स्टूडेंट्स होते थे वो क्लासेस लेना उनके लिए मुश्किल होता था। लेकिन अब तो ऑनलाइन क्लासेस हैं तो ऐसा कोई इश्यू होगा नहीं। ठीक है, तो अगर ड्यूरिंग द उनकी डिग्री अगर कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ऐसे कोई आपके फ्रेंड्स हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग आप में से हर बच्चा, ठीक है, जो अभी ऑनलाइन है या जो बाद में लेक्चर सुनेंगे, हर बच्चा उस लिंक को शेयर कर दे। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिविटी भी है, और दूसरा ये है कि दूसरों का भला भी इसी में है कि हो सकता है कि आप लिंक शेयर करने से जो है ना वो कोई ऐसा बच्चा आ जाए जिसको इस चीज़ की ज़रूरत हो। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे इस पे इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की सक्सेस इसी के अंदर है कि मैक्सिमम लोग हमारे पास आए। तो इसमें ना पर्सनली हमारा कोई फ़ायदा है, आपको पता है कि आप में से जो आज 7-8 लोग जो है ना वो जो अर्निंग कर रहे हैं, उनमें से $1 भी ना हमने लेना है ना इस ई रोजगार प्रोग्राम ने लेना है। जो आप कमाओगे वो अपने लिए कमाओगे। ठीक है, जो आपने कमाना है वो अपने लिए कमाना है। ठीक है, इसमें हमारा ना कोई पर्सनल कोई इंटरेस्ट है, ना इस प्रोग्राम का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन कह लो, ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम कह लो, नॉन प्रॉफिटेबल प्रोग्राम। तो कोशिश करें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि विलिंग होते हैं, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स जो कि लास्ट ईयर में हो। ठीक है, तो आप उनसे ज़रूर शेयर करो। ठीक है, उन ग्रुप्स के अंदर शेयर करो जिनमें यूनिवर्सिटी के आपके स्टूडेंट्स हैं, और उसके अलावा पर्सनली आप उन लोगों को ज़रूर बताओ जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं। ठीक है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा, और अभी कोशिश करें कि लिंक शेयर कर दो, बाद में फिर आपको भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, लेक्चर हम स्टार्ट कर देते हैं 1 मिनट के अंदर। तो बाकी आप लोग अटेंडेंस भी लगा लो, तो वो जो लिंक है एडमिशन वाला वो भी आप चेक कर लो, तो उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने देखना है डेटाबेस को, तो तुरंत ही स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करूंगा कि 1.5 आवर का हमारा लेक्चर हो, इससे ज़्यादा ना हो। बाकी का जो टाइम होगा वो हम आपस में डिस्कशन कर लेंगे, अगर आपकी कोई क्यूरीज होंगी। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम डेटाबेस की मैनिपुलेशन करेंगे, और माई सीक्वल को देखेंगे, माई सीक्वल की बेसिक्स को देखेंगे, और उसमें जो क्रूड ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं डेटाबेस पे जो कि अप्लाई होते हैं, वो हम ऑपरेशंस देखेंगे, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, क्यूरीज जो होंगी उनको एक्चुअली हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा वो बेसिक होगा, उसमें जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम थोड़ी एडवांस चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, उसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू भी डेटाबेस की मैनिपुलेशन करनी है, जॉइंस को देखेंगे, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी आई होप। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अब अभी क्या कर लो, आप PHP फिडल .org, ये जो वेबसाइट है ना, इस पे आप सारे लोग जाओ, और इस पे आप लोग साइन इन कर लो, साइन अप कर लो। ठीक है, मैं ऑलरेडी साइन अप मैंने किया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने आज के लेक्चर में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो मुझे यहीं पर आपने परफॉर्म करके दिखाना है। ठीक है, तो होगा क्या कि इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ रहा होगा, ये कुछ टैब्स होंगे आपके पास, और ये कुछ आपके पास मेन्यूज होंगे, सब मेन्यूज। तो यहाँ पर आपने लिखना है PHP फिडल। ठीक है, PHP फिडल ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर ऑनलाइन आप
कोड लिख सकते हो, ऑनलाइन आईडीई के तौर पर ये जो है ना वो एक्ट करता है। तो आप लोग यहाँ पर कोड लिखोगे, कोड को आप एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, कोड एग्जीक्यूट जब होगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं इको करवाता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो उसमें क्या होगा कि आप जब कोड लिख लोगे तो आप इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, रन F9। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट आ गई। तो आप दोबारा कोड स्पेस पे जाओ, यहाँ से सेव एज करो। सेव एज जब करोगे तो मैं ये इसका जूम आउट कर लूँ, तो यहाँ पर ये जो पहले वाला ऑप्शन है सेव द कोड इन पब्लिक स्टेटस, यहाँ पर आप बताओगे कि सर आई हैव डन दिस दिस दिस। ठीक है, यहाँ पर आप जो काम आपने किया होगा वो आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर दोगे, और एक लिंक जनरेट होगा आपका। ठीक है, ये जो लिंक यहाँ पर आपको दो तीन लिंक्स मिलेंगे। ये जो पहले वाला लिंक है, ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है और ये लिंक आपने मेरे से शेयर करना है। ये काम भी आज के लेक्चर के बाद आपने रोजाना करना है। ठीक है, पीएचपी फिडल के नाम से है, माईसीक्वल फिडल के नाम से भी है। ठीक है, तो ये काम आप करोगे ताकि मुझे पता चलता रहे कि भाई कौन लेक्चर सुन रहा है और किसको कितनी चीज समझ में आई है। ठीक है, ये जो लिंक आप शेयर करोगे, लाइक मैं यहाँ सफारी के अंदर ओपन करता हूँ, तो ये नॉन एडिटेबल आपका ये लिंक होगा। लाइक मैं इसमें कोड में जो है ना वो कर नहीं सकूंगा, एडिट नहीं कर सकूंगा। ठीक है, तो इस तरह ये काम आपने करना है। आप अभी जाओ phpfiddle.org पे, साइन अप कर लो। साइन अप करने के बाद ही ये सारी डायरेक्टरीज आपके पास आएंगी। अच्छा, इसमें आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP और माई सीक्वल, ये सारा कोड आप इसका लिख सकते हो। ठीक है, एसक्यूएल का भी कोड आप लिख सकते हो विद PHP। तो इसमें सिर्फ करना क्या है, कोड इस टैब के अंदर आपने कोड लिखना है, उसके बाद आप उसको सेव एज करोगे। तो आपका जो ये जो पहले वाला ऑप्शन है, इसमें आपने उसको सेव कर देना है। यहाँ पर आप वो डिस्क्राइब करोगे अपने टास्क को, मोर देन 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और सबमिट करवा दोगे तो एक लिंक आपका जनरेट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ये काम अभी कर लो, मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जी यहाँ पर मैं सबसे पहले लोकल होस्ट ओपन करता हूँ। ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये आप समझो भी सही, और समझने के साथ साथ आप वो परफॉर्म भी कर लो। ठीक है, तो मैं एंड पे वैसे आपको टाइम दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। अगर आप साथ साथ नहीं करना चाह रहे, बेशक ना करो, क्योंकि आप साथ साथ में काम करोगे तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को इश्यूज आए वो समझने में। तो बेशक आप ना करो, बाद में मैं आपको 5 से 10 मिनट दूंगा। ठीक है, आप वो काम करके आपने मेरे से लिंक शेयर कर देना है। ठीक है, तो अच्छा जी, ये इंटरफेस है PHP मैडमन का। ठीक है, कल हमने बेसिक्स देखी थी। कल हमने देखा था कि डेटाबेस होती क्या है। उसमें हमने ये देखा था कि डेटाबेस एक ऐसी चीज का नाम है जिसके जिम्मे है डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखना। ठीक है, जिसमें डेटा जो है वो आपका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पड़ा हो। ठीक है, डेटाबेस यूज हो सकती है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी, वेब एप्लीकेशन के लिए भी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी। ठीक है, किसी भी एंड पे डेटाबेस यूज हो सकती है। जहां पर डेटाबेस यूज होगी वहां पर कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करके रखना, ये डेटाबेस के जिम्मे होता है। ठीक है, उसके लिए फिर वो सारी लैंग्वेजेस और सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि किस तरह हम वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अपना डेटा स्टोर करके रखें। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं और नोट्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं। डेटा को ऑर्गेनाइज, डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रख सकते हैं। जो स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्स हैं वो टेबुलर भी हैं और नोट्स की फॉर्म में। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स को देखा था, एसक्यूएल को, माईसीक्वल को, उसके बाद ओरेकल को, एसक्यूएल सर्वर को। ठीक है, उनमें डिफरेंसेस हमने देखे थे। हमने ये देखा था कि एक जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है, एसक्यूएल सर्वर, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। दूसरी टेक्नोलॉजी है ओरेकल कॉरपोरेशन की, माईसीक्वल, ओरेकल। लेकिन ये दोनों टेक्नोलॉजीज बेस जो कर रही हैं वो एसक्यूएल के ऊपर कर रही हैं। एसक्यूएल जो है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, दोनों जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो एसक्यूएल के ऊपर बेस कर रहे हैं। जिस तरह इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मिस्टर चिप्स और आपकी बहुत सारी जो बुक्स हैं, या जिस तरह अरेबिक एक लैंग्वेज है, कुरान उस पर एक बुक है। तो ये कल का लेक्चर था।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर आप बताऊंगा कि आज ये जो आपका इंटरफेस है इसके थ्रू क्या हो सकता है, और किस तरह आप डेटाबेस क्रिएट करोगे, डेटाबेस में किस तरह टेबल्स क्रिएट करोगे। ठीक है, तो इससे पहले मुझे आप बताओ कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इससे पहले कभी डेटाबेस का नाम नहीं सुना या किसी भी डेटाबेस पे काम नहीं किया। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं, बताएं जी। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इससे पहले डेटाबेस पे कभी भी काम नहीं किया। हाँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने किस लेवल से लेकर चलना है। और अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अच्छा, ये आपका पीएचपी में एडमिन है, ये आपको ओपन करना आना चाहिए। ठीक है, ये लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट के बाद ये पीएचपी में एडमिन। तो नो सर, ठीक है चले, नो इशू। दो बच्चों ने कहा जी कि हमने काम नहीं किया, लेकिन खैर फिर भी हमने इस किराए से ही करना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने इंटरफेस ओपन करना है। ये जो इंटरफेस होगा, इस इंटरफेस के थ्रू आप डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हो, डेटाबेसेस को व्यू भी कर सकोगे, टेबल्स भी क्रिएट कर सकोगे। और ये इंटरफेस जो है ये 95% सेम इंटरफेस है किसी भी लाइव सर्वर का। फॉर एग्जांपल ये तो लोकल सर्वर पे आप काम कर रहे हो ना, लेकिन चलें, ठीक हो गया। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा आपको। डेटाबेस से रेलिवेंट जो भी टास्क होगा वो इंशाल्लाह परफॉर्म कर लोगे। वो आपको पता है कि 99% जो वेबसाइट्स होती हैं वो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं। डायनामिक वेबसाइट्स का हमने क्या देखा था, ऐसी वेबसाइट्स जिनका कंटेंट डायनामिक हो। ठीक है, जिनके पीछे कोई ना कोई डेटाबेस मौजूद हो। तो 99% जो वेबसाइट्स होती हैं उनके बैकएंड पे डेटाबेस होती है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, जितने भी सीएमएस हैं, ठीक है, आप वर्डप्रेस की बात करो, शोपिफाई की बात करो, आप जी ओपन कार्ड की बात करो, मेजेंटो की बात करो, विक्स देख लो, आप लारावेल देख लो, कोऑर्डिनेटर देख लो। जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, आपने अगर वेब एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, आपने कोई फॉर्म बनाना है, आपने ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करना है, हर तरह की वेबसाइट में डेटाबेस होती है। तो डेटाबेस से रिलेवेंट जो टास्क हैं वो क्या हैं, वो किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही एक मेन मॉड्यूल है। चाहे आपने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी हो तो डेटाबेस हैंडलिंग उसमें जो है वो एक मेन मॉड्यूल होता है। अगर आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी हो तो उसमें भी डेटाबेस हैंडलिंग एक मेन मॉड्यूल होता है। जिस भी फ्रेमवर्क पे आप काम कर रहे हो, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन के है, वेब के है, डेस्कटॉप के है, या किसी और चीज़ आईओटी की, इवन आप अगर उस पर भी काम कर रहे हो, तो डेटाबेस एक मेन मॉड्यूल होता है। तो ये आपके कोर्स का एक मेन मॉड्यूल है जिसमें आपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करनी है, डेटाबेस में से डेटा फेच करना है, डेटा जो है ना वो आपने मैनिपुलेट करना है। तो वो सारे काम आपको करने आने चाहिए। ये मैनुअली मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो जब भी कोई कस्टम काम आएगा तो आप वो कर सकोगे। मैंने आपको कल भी बताया कि ये स्किल सीखने के बाद ये जो लेक्चर्स हैं अपकमिंग, वो सारे लेक्चर्स उनको समझने के बाद, काम करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर को आप सर्विसेज दे सकते हो बैकएंड की। ठीक है, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में आप एज अ बैकएंड डेवलपर जा सकते हो। ठीक है, खास तौर पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर आपको मैंने बताया कि जिस तरह वेबसाइट्स 99% ऐसी होती हैं जिनका डेटाबेस होता है, इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशंस भी होती हैं जिनका डेटाबेस मौजूद होता है। वो डेटाबेस जो है ना वो रिमोटली होता है मैक्सिमम। तो उसके लिए सर्विसेज आप दे सकते हो। ठीक है, इसलिए अच्छे से आपने समझना है। और मैं जितनी चीज़ें बताऊंगा इससे ज़्यादा आपने खुद से करनी है। ये काम करोगे, खुद से करोगे, खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करोगे तो बहुत कुछ आप सीख लोगे। ये सिर्फ 10 से 15 दिन की बात है, शायद इससे भी कम, विद इन अ वीक हो सकता है कि ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं, या 10 दिन लग जाएं। तो सिर्फ 10 दिन आपने देने हैं तो एक कंप्लीट आपके पास स्किल होगी। ठीक है, आप एक मेन मॉड्यूल आप जो है ना वो सीख जाओगे। तो इंशाल्लाह बाकी लर्निंग जो है वो तो जारी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, ये आपका वो इंटरफेस है। ये इंटरफेस बिल्कुल लाइव सर्वर की तरह है। एक्चुअली ये जो इंटरफेस है ये पीएचपी माई एडमिन का है। ठीक है, और यहाँ पर माई सीक्वल डेटाबेसेस यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, माई सीक्वल का ये वाला
आपका इंटरफेस है, ठीक है। ऐसे तमाम सर्वर्स जो कि बेस कर रहे होंगे आपके माई सीक्वल के ऊपर, तो उनमें जो पेज मेड वन होगा वो कुछ इसी तरह ही इंटरफेस होगा, 99% सेम होगी। मैंने आपको बल्कि बताया भी था जब माइग्रेशन की थी हमने वेबसाइट की, तो उसमें सिर्फ ये बताया था कि फ़र्क जो है वो सिर्फ इतना है कि यहाँ से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो लोकल सर्वर के सिनेरियो में, लेकिन लाइव सर्वर के सिनेरियो में यहाँ इस इंटरफेस के थ्रू आप डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते। डेटाबेस जो क्रिएट कर सकोगे वो अलग से एक ऑप्शन होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वरना जो ऑप्शन जो सारा ये इंटरफेस है ये बिल्कुल सेम है लाइव सर्वर की तरह। इसलिए आपने इसको इस तरह नहीं लेना कि ये लोकल सर्वर है तो पता नहीं लाइव सर्वर कैसे होगा, लाइव सर्वर भी ऐसे होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से कि नई नई डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उस डेटाबेस के अंदर हम अपनी वेबसाइट का डेटा जो है वो हम स्टोर करेंगे, ठीक है। ये हमारे आज का पूरा लेक्चर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये होगा, ठीक है। मैं यूजर इंटरफेस के थ्रू तो शायद आज ना कर सकूं, लेकिन कल तक जो है वो हमारा एक कंप्लीट सिनेरियो हो जाएगा कि एक यूजर इंटरफेस होगा, एक फॉर्म टाइप चीज होगी, उसमें यूजर डेटा एंटर करेगा, सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो वो डेटा सारा आपका डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम जब चीज़ों को देखेंगे तो आप जिस तरह फेसबुक होती है, फेसबुक में आप लॉगिन का फॉर्म होता है, ईमेल पासवर्ड आप देते हो, सब लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हो, तो वो डेटा पहले सर्वर में जाके चेक होता है कि हाँ भाई ये यूज़र मौजूद है कि नहीं। अगर यूज़र मौजूद हो तो सर्वर जो है वो आपको रिस्पॉन्स बैक करता है। आपका जो होम पेज होता है फेसबुक का आफ्टर लॉगिन, जो आपको न्यूज़ फीड और सारा कुछ नज़र आ रहा होता है वो आपका अपना होता है। आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स हो रहे होते हैं, वहाँ पर आपकी न्यूज़ फीड नज़र आ रही होती है। ऐसा नहीं होता कि भई लॉगिन आपने अपना किया है, तो कंटेंट जो है वो किसी दूसरे यूज़र का, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो फेसबुक जो आपको आफ्टर लॉगिन आपका जो कंटेंट दिखाती है, एक्चुअली वो होता क्या है कि सर्वर जो होता है फेसबुक का वो रिस्पॉन्स बैक कर रहा होता है आपके ब्राउज़र को, कि भाई हाँ भाई इस ब्राउज़र से ये रिक्वेस्ट सर्वर पे गई है, फेसबुक के सर्वर पे, फेसबुक ने उसको वेरीफाई किया और रिस्पॉन्स बैक कर दिया है। रिस्पॉन्स में उसने कोई जेसन या कोई एचटीएमएल सेंड की होगी, तो वो आपको एक बड़े ब्यूटीफुल आपको वेब पेज के अंदर वो सारा कंटेंट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नजर आ रहा होता है। एक साइड पे वो फ्रेंड्स होते हैं, दूसरी साइड पे वो ग्रुप्स होते हैं, दरमियान में आपका वो न्यूज़ फीड आ रही होती है। तो एक्चुअली वो कंटेंट कहाँ से आ रहा होता है, फेसबुक से, बैकएंड से आ रहा होता है, डेटाबेस में से आ रहा होता है। इसी तरह आप अगर कुछ सर्च करते हो सर्च बार के अंदर फेसबुक पे, ठीक है, आपने सर्च किया जी अली, ठीक है, तो वो जो कीवर्ड होगा वो कीवर्ड जाके डेटाबेस में से सर्च होगा, तो उसकी बेस पे जो कंटेंट होगा वो सर्वर डेटाबेस में से निकाल के आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा। तो वो फिर आपको ब्राउज़र में रिसीव होगा, तो उसमें आप उसको उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप अपने एचटीएमएल के अंदर दिखा सकते हो। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन होती है। तो ये सारे काम आप कैसे करोगे, ये इसके लिए आपको डेटाबेस हैंडलिंग आनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज के अंदर। अब फेसबुक जो है वो तो रिएक्ट के अंदर बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो डेटाबेस हैंडलिंग है वो उसी के अंदर हो रही है। लेकिन आप चूंकि हम देख रहे हैं MySQL को, तो मिलती जुलती ही चीज़ें हैं, ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल सेम है, चाहे वो रिएक्ट के अंदर हो या यहाँ पर हो या किसी भी तीसरे प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर अगर आप सीख जाओगे तो इन फ्यूचर अगर आप किसी दूसरी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाह रहे हो तो इसी तरह के ही काम होंगे, लेकिन तरीका कार डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ न्यू पे मैंने क्लिक किया, डेटाबेस आप क्रिएट करोगे, ठीक है। डेटाबेस यहाँ पर मैं जो क्रिएट करूँगा उसका मैं नाम रखता हूँ लाइक, इसमें नाम रखते हैं डेटाबेस का, ये इस वाले डेटाबेस के अंदर तो हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की थी। तो यहाँ पर मैं जो MySQL डेटाबेस, ठीक है, या डीबी नाम रख लेते हैं। अच्छा, जब आपने डेटाबेस का नाम रखना है तो जो नाम होगा इसका, इसके भी कन्वेंशन है, इसका भी एक स्टैंडर्ड है कि नेम जो आपने रखना है वो किस तरह का रखना है। जब भी आप डेटाबेस का नेम या इसके बाद जो इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगे, ठीक है, उन टेबल्स का नेम, या फिर एक टेबल के अंदर जो कॉलम्स होंगे उन कॉलम्स के नेम्स, जब भी आप नेम डिफाइन करोगे डेटाबेस में
किसी डेटाबेस का या डेटाबेस में किसी टेबल का या टेबल के अंदर फर्दर किसी कॉलम का, तो नेम जो होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर आएगा। मुझे किसी बच्चे का जो डेटाबेस नेम है वो कैपिटल के अंदर ना आए, या कोई आप कैमल केसेस या कोई दूसरा आप मेथड यूज ना करो। लाइक जिस तरह ये है माई SQL DB, कुछ इस तरह की चीज ना हो। डेटाबेस का जो भी नेम होगा, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप स्मॉल लेटर्स के अंदर उसका नाम रखो। ठीक है, तो मेरा जो डेटाबेस का नेम था ये MySQL अंडरस्कोर DB था। ठीक है, अंडरस्कोर आप यूज कर लो सेपरेशन के लिए, लेकिन सारे लेटर्स आपके जो हैं वो स्मॉल के अंदर होनी चाहिए। इसकी वजह भी है, ऐसा नहीं है कि बस प्रैक्टिस कह दी है, इसकी वजह ये है कि यही डेटाबेस नेम आपने आगे जाके PHP के अंदर कोड के अंदर यूज करना है। ये नेम आप लिखोगे डेटाबेस का, टेबल का नेम लिखोगे, टेबल के कॉलम्स का नेम लिखोगे, तो जब भी आप नेम लिखोगे, अगर तो एक स्टैंडर्ड के थ्रू आपने नेम डिफाइन किए होंगे, तो आप आंखें बंद करके डेटाबेस नेम भी लिख लोगे, आप कॉलम नेम भी लिख दोगे और आप टेबल नेम भी लिख दोगे। क्यों? क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया। स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जो भी नेम होगा वो सारे स्मॉल लेटर्स के अंदर होंगे। मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको वर्बली बताता हूँ कि मेरी डेटाबेस का जो नेम है वो MySQL_DB है, MySQL_DB, तो आपको मैं अगर ये कह दूं कि मैंने ये जो नेम रखा है ये मैंने स्टैंडर्ड रखा है, स्टैंडर्ड नेम रखा है और रूल्स को फॉलो किया है, तो आप आंखें बंद करके क्या करोगे, MySQL_DB लिख दोगे। कहीं पर भी आप ये नहीं सोचोगे या पूछोगे नहीं कि अच्छा जी M जो है वो कैपिटल तो नहीं है, या जो DB है वो कैपिटल तो नहीं है। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड को फॉलो किया है तो सारे स्मॉल में होंगे। तो इस तरह ये डेटाबेसिस पे काम करना आसान होता है। जो आपके रिस्क होता है उसकी मिटिगेशन होती है, रिस्क मिटिगेशन। ठीक है, एरर आने के चांसेस वो कम हो जाते हैं अगर आप स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे। अच्छा जी, ये कुछ इनकोडिंग स्कीम है, इसको आप एज इट इज ही रहने दो। ठीक है, तो डेटाबेस आप क्रिएट कर लोगे, डेटाबेस क्रिएट कर ली तो एक जो सॉरी ये MySQL इसमें जाके डेटाबेस क्रिएट हो गई है। हम डेटाबेस नेम कुछ और रख लेते हैं ताकि वो इसके अंदर जो है ना वो ना आए। डेटाबेस का नेम कुछ और रखना पड़ेगा। माई माई नहीं, कह लो कि जी लर्न MySQL। ठीक है, चलो ये नेम रख देते हैं। ठीक है, ये मैंने डेटाबेस नेम रखा, यहाँ पर वो डेटाबेस क्रिएट हो गई। अब मैंने आपको कल अप्रोचेस के बारे में बताया था, स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था कि जो डेटा है वो किस किस स्ट्रक्चर में स्टोर हो सकता है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, उसमें एक टेबुलर फॉर्म है। तो जो MySQL है वो आपका डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है, टेबल्स के अंदर आपका डेटा स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है जिस तरह फेसबुक है, तो फेसबुक का फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो कि अगर फेसबुक की जो डेटाबेस है वो बेस कर रही है टेबुलर स्ट्रक्चर के ऊपर, कि फेसबुक का जितना भी डेटा है, जिस यूजर का भी जो डेटा होगा वो टेबुलर फॉर्म में जाके ऑर्गेनाइज होगा, स्टोर होगा। ठीक है, जो स्ट्रक्चर होगा डेटाबेस का वो टेबुलर होगा। तो फिर क्या होगा, फिर उसमें जो फेसबुक की डेटाबेस होगी उसमें मल्टीपल टेबल्स होंगे। एक टेबल होगा यूजर के नाम से जिसमें यूजर की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। एक टेबल होगा फ्रेंड्स के नाम से जिसमें किसी भी यूजर के तमाम फ्रेंड्स की डिटेल पड़ी होगी। एक टेबल होगा ग्रुप्स के नाम से जिसमें यूजर की जितने भी उसने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं उनकी डिटेल होगी, इसी तरह पेजेस और इसी तरह बाकी चीजें। तो क्या होगा कि एक फेसबुक की जो डेटाबेस है उसमें मल्टीपल टेबल्स हैं। ठीक है, टेबल्स में डेटा स्टोर होगा, हर टेबल में स्पेसिफिक डेटा होगा, रेलिवेंट डेटा होगा, रेलिवेंट कंटेंट होगा। ठीक है, तो जब भी आप टेबुलर फॉर्म में, ये खासतौर पर MySQL पे काम करोगे, तो डेटाबेस के अंदर आप टेबल्स क्रिएट करोगे। एक जो डेटाबेस है, एक जो स्टोर है, ठीक है, ये जो आप स्टोर दूसरे लफ्जों में आप कह लो। ठीक है, तो ये स्टोर है जो कि डेटा को स्टोर करेगा। डेटा को किस तरह स्टोर करेगा, टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आप कह लो कि एक यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, एक अदारा होता है, उसमें मुख्तलिफ बिल्डिंग्स होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक यूनिवर्सिटी के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स का मकसद क्या होता है
कि रेलिवेंट कंटेंट जो है, रेलिवेंट जो ऑडियंस है वो एक जगह पर रहे, एक साइड पर रहे। हम अगर बात करें कॉमसेट्स बैकएंड की, तो उसमें आपका इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है वो अलग होगा, आपका सिविल डिपार्टमेंट अलग होगा, आपका आईटी डिपार्टमेंट अलग होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जो है वो एक ही है, डेटाबेस एक ही है। ठीक है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ आपकी डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग क्यों बनाए गए हैं? एक ही बिल्डिंग होती, उसमें ही सारे डिपार्टमेंट्स अगर बना देते तो काम तो फिर भी चलता। लेकिन अब क्या है कि डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, हर जो है ना वो सारी ऑडियंस जो है वो सारे स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट अगर किसी एक डिपार्टमेंट पे है, ठीक है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसकी जितना भी इंटरेक्शन होगी वो उस बिल्डिंग के साथ होगी। ठीक है, तो हर बिल्डिंग में एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइज्ड हों सारे, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हों, मिक्सअप ना हो। बिल्कुल इसी तरह डेटाबेस के अंदर भी जो टेबल्स हैं उनका भी यही कॉन्सेप्ट है कि टेबल्स में डिफरेंट टेबल्स बनाने का मकसद ये होता है कि हर टेबल में रेलिवेंट आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हो। ठीक है, अब इसके अंदर ये तो खैर पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि आप 6 माह के अंदर पढ़ते हो। अब डेटाबेस, अब ये चीज़ नोट कर लो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इन सारी चीज़ों को देखें। लेकिन ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, डेटाबेस के अंदर एक जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो आपका है होता है जी, इसमें वो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, डेटाबेस को इस तरह नॉर्मलाइज किया जाए कि डुप्लीकेशन ना हो। इसमें जो डेटाबेस के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उन सब का एक मकसद है, एक मकसद होता है जो आपने पढ़ा भी होगा कुछ बच्चों ने, तो कि भाई डेटा की डुप्लीकेशन ना हो, डेटा कहीं डुप्लीकेट ना हो रहा हो। ये मेन कंसर्न होता है डेटाबेस की अंदर, डेटाबेस हैंडलिंग में। डेटाबेस का स्ट्रक्चर आप इस तरह का रखो, उसमें जो टेबल्स हैं उन टेबल्स को आप इस तरह क्रिएट करो कि डेटा जो है वो डुप्लीकेट ना हो। ये एक मेन कंसर्न होता है जब भी आप डेटाबेस हैंडलिंग कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन, उसमें ईआरडी, इनहेंस ईआरडी, उसमें और वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि आप देखते हो, क्लास डायग्राम होती है, उसमें आप सबसे पहले अपनी जो डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर बनाते हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसमें डेटाबेस टेबल्स का आपस में रिलेशन भी आपको बताया जाता है कि एक डेटाबेस में अगर मल्टीपल टेबल्स हैं तो उन टेबल्स का आपस में रिलेशन होता है। उस डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस भी कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह एक यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स का कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आपस में इंटरलिंक होता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी डेटाबेस के अंदर भी चीज़ों का आपस में इंटरलिंक होगा, टेबल्स का आपस में इंटरलिंक होगा, एक टेबल की चीज़ दूसरे टेबल में यूज हो रही होगी, तो टेबल्स का आपस में रिलेशन होगा। रिलेशन की भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें। अल्टीमेटली जो इसका गोल होता है, जो मेन कंसर्न होता है, वो ये होता है कि यार डेटाबेस में डुप्लीकेशन ना हो। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन, ईआरडी, इनहेंस ईआरडी, और रिलेशनल डेटाबेस में किस तरह के रिलेशंस होते हैं, उसके बाद एक टेबल के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसमें आपकी जो प्राइमरी की है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, फॉरेन की उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट क्या है, एसोसिएटिव की का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये बहुत सारी टर्म्स हैं, ये आप नोट कर लें। मैं कुछ आपको यहाँ पर बताऊंगा भी सही जो कि नेसेसरी होंगी, बाकी जो है वो आप अपने इंटरेस्ट को देख सकते हो। ठीक है, तो डेटाबेस आपको पता है कि मार्केट के अंदर, ठीक है, जो मार्केट के अंदर जो इस डेटाबेस के लिए जो पोजीशंस होती हैं, जो पोस्ट होती हैं, ठीक है, वो आपके डेवलपर्स और आपके जो डिज़ाइनर्स होते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा इसकी जो है ना वो वर्थ ज़्यादा होती है। इसमें उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। जो लोग इस पे काम कर रहे होते हैं, डेटाबेस हैंडलिंग, जो डेटाबेस में जो ओरेकल सर्टिफाइड डेवलपर होते हैं, या आप कह लो कि किसी एक डेटाबेस में जो एक्सपर्ट होते हैं जिनका काम ही डेटाबेस हैंडलिंग होता है, ठीक है, उनकी जो सैलरीज होती हैं वो लाखों में होती हैं। ठीक है, और किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर
ये चीज़ आप सारे मैं आपको फैक्ट्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप बेशक किसी भी कंपनी के अंदर चले जाओ या किसी भी कंपनी में आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे पूछ लो कि किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, किसी भी कंपनी के अंदर जो सीनियर आपका डेवलपर होता है, सीनियर डेवलपर जिसको 5-6 साल हो चुके होते हैं काम करते हुए, ठीक है? ये काम उसके ज़िम्मे होता है कि किसी भी नए प्रोजेक्ट का, नई वेबसाइट, नई मोबाइल एप्लीकेशन का जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन करना उसके जिम्मे होता है। ठीक है, आपका जो सीनियर डेवलपर होता है वो डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करके बाकी जो डेवलपर्स होते हैं उनको कहता है कि जी मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, अब ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके अकॉर्डिंगली आप काम करो। बैकएंड डेवलपर जो है वो अपना काम करता है, फ्रंट एंड डेवलपर अपना काम करता है। ठीक है, तो सीनियर डेवलपर्स के जिम्मे होता है डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस का वो स्ट्रक्चर डिफाइन करना। ठीक है, स्कीमा डिफाइन करना। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आपका पर्सन होता है ये उसके ज़िम्मे होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेटा आपकी वेबसाइट की, आपकी प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो डेटाबेस के ऊपर बेस कर रही होती है। डेटाबेस अगर एफिशिएंट होगी, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है, मैं ये जो बार-बार स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो इसको प्लीज़ समझिएगा। स्ट्रक्चर से मुराद ये होगा कि आपने कितने टेबल्स क्रिएट किए, उन टेबल्स में आपने क्या कॉलम्स रखे, ठीक है, उनका क्या आपस में रिलेशन रखा, ठीक है, ये इससे मुराद ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था? जी, मैं ये कह रहा था कि जो इसके जो स्ट्रक्चर है इसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं, आप सीखते रहिएगा साथ साथ। तो इंशाल्लाह ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको मैं यहाँ पर बता भी दूँ। अच्छा, डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स आप क्रिएट करोगे, ये मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर आप टेबल नेम रखोगे। यहाँ पर मैंने डेटाबेस नेम तो ये रखा है लर्न माई सीक्वल, और यहाँ पर मैं जो टेबल रखूँगा वो सबसे पहले एक रखूँगा यूज़र का। ठीक है, एक सिंपल सा टेबल यूज़र का टेबल होगा, इसमें यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन मैं रखूँगा। इसके जो कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स वो मैं 4 रखूँगा, क्योंकि टेबल क्रिएट करना है तो टेबल के अंदर रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स मैं यहाँ पर बताऊँगा कि कॉलम्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो गो, यहाँ पर अब वो जो 4 कॉलम मैंने स्पेसिफाई किए हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है? इन 4 कॉलम्स की यहाँ पर डिटेल मैं दूँगा। ठीक है? तो यहाँ पर मैं उन टेबल्स की कॉलम्स की इंफॉर्मेशन दूँगा। अब मैं डेटाबेस हमारी थी लर्न माई सीक्वल, उसमें टेबल था ये वाला यूज़र। ठीक है? उस टेबल के अंदर ये 4 कॉलम्स मैंने डिफाइन करने हैं। ठीक है? उनकी सारी मैंने डिटेल देनी है। तो सॉरी, ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर मैं गो पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर इन 4 कॉलम्स की इंफॉर्मेशन मैंने देनी है। सबसे पहले यहाँ पर नेम्स मैं डिफाइन करूँगा, यहाँ पर उसकी टाइप्स आएँगी। ठीक है? टाइप्स के अंदर बहुत सारी टाइप्स का डेटा आप रख सकते हो। यहाँ पर मैं लेंथ डिफाइन करूँगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा, और इसमें से 1-2 चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा, तो आप कॉलम्स क्रिएट कर सकोगे। ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले कॉलम नेम। अब मैं टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। अभी जो हम काम करने जा रहे हैं वो टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। नेम मैंने यूज़र रखा स्मॉल लेटर्स के अंदर। तो यहाँ पर इस यूज़र टेबल के कॉलम्स मैं यहाँ पर डिफाइन करने जा रहा हूँ। जिस तरह हमारी ये वाली डेटाबेस थी, इसमें आपने देखा ये सारे टेबल्स थे। हर टेबल के अंदर आपको बहुत सारे कॉलम्स मिलेंगे। ये देखें, एक्शन आईडी ये कॉलम है, हुक ये दूसरा कॉलम है, स्टेटस ये तीसरा कॉलम है। तो इसी तरह के कॉलम्स मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा। तो मुझे दोबारा फिर सॉरी मुझे दोबारा फिर यहाँ पर यूज़र के नेम से टेबल बनाना पड़ेगा। 4 कॉलम भी रखते हैं इसके। तो यहाँ पर कॉलम नेम आपको मैंने बताया कि यूज़र आईडी स्मॉल में ही रखेंगे। दूसरा कॉलम नेम आप रख लो यूज़र नेम। ये वाला कॉलम जो होगा वो यूज़र की आईडीज़ को होल्ड करेगा। ये वाला जो कॉलम होगा यूज़र्स के नेम्स को वो ये होल्ड करेगा। यूज़र लाइक ईमेल और यूज़र पासवर्ड, फॉर एग्जांपल ये कॉलम्स है। अब ये कॉलम्स, ये जो मैंने आपको बार-बार स्ट्रक्चर की बात की ना, ये तो मैंने रैंडमली बताए बनाए कॉलम नेम्स। ठीक है, कि 4 कॉलम्स मैंने बना दिए।
हरगिज हरगिज आप ऐसा नहीं करोगे। जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स होंगी ना, जब आपके पास पूरा एक डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, जब क्लाइंट से आपने डिस्कशन करके सारी रिक्वायरमेंट्स साइट पे लिख ली होंगी, तो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, ठीक है। उसमें आप डिसाइड करोगे कि हमने टेबल्स कितने क्रिएट करने हैं और किस टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है। फॉर एग्जांपल यूज़र का एक टेबल, यूज़र की इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर करवानी है वेबसाइट की फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्लाइंट ने आपको बताया गया होगा कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि मेरे यूज़र जो हैं उनकी उनकी ये इंफॉर्मेशन सारी स्टोर हो, ठीक है। तो उस जो भी इंफॉर्मेशन आपको वो कहेगा, उसकी बेस पे आपने कॉलम नेम्स जो है वो डिफाइन कर देने हैं, उतने ही कॉलम्स आपने डिफाइन कर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कॉलम्स मैंने बनाए हैं फिलहाल, ठीक है। तो 4 कॉलम्स जो मैंने बनाए हैं उनकी मैंने स्पेसिफिकेशन यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो ये वो जो कॉलम्स हैं, यहाँ पर मैं उनकी टाइप्स बताऊंगा, ठीक है। टाइप्स के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो आपकी माई एसक्यूएल टाइप्स हैं, एसक्यूएल डाटा टाइप्स, ठीक है। टाइप्स से मुराद ये है कि ये वाला जो यूज़र आईडी के नाम से कॉलम होगा, उस कॉलम के अंदर जो डेटा होगा वो किस टाइप का स्टोर होगा, ठीक है। वो इंटीजर टाइप का हो सकता है, आई एन टी फॉर इंटीजर, ठीक है। आपको पता है कि इसमें इसकी जो रेंज है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है 4 बाइट्स, ठीक है। और ये जो वो जो नंबर इंटीजर जो है उसकी रेंज आपके पास सामने है यहाँ पर, -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 से लेकर बाकी तक, ये आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। 4 बाइट का डेटा ये कॉलम होल्ड कर सकता है। 4 बाइट से मुराद क्या है कि भाई इस रेंज के अंदर, ये जो आपको अभी सजेशन में आ रही थी, ठीक है, इस रेंज के अंदर जो वैल्यूज हैं वो ये कॉलम स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा VAR, वारचार, इसको हम वारचार कहते हैं, वेरिएबल करेक्टर्स, ठीक है। एक्चुअली ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है, इसकी जो लेंथ है आपके सामने है, ठीक है। तो ये सारे जितनी भी आपके पास टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स माईसीक्वल की, इनमें से जनरली 3 तरह की टाइप्स हैं। एक इंटीजर टाइप की, दूसरा आपकी स्ट्रिंग टाइप की, और तीसरा आपकी स्पेशल डेटा टाइप्स हैं। 3 ये मेन टाइप्स हैं। इन 3 मेन टाइप्स के अंदर फर्दर इनकी सब टाइप्स हैं, वो सब टाइप्स मैं आपको यहाँ से बता भी देता हूँ। टेक्स्ट जो है वो इसकी भी रेंज आपके सामने है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस ये सेलेक्ट करोगे तो भी एक प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा होता है आपको पता है कि उसमें प्लेन टेक्स्ट आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी एक्चुअली टेक्स्ट जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप की ही टाइप है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर सकती है। डेट, ठीक है, अगर आपने कोई डेट आपने स्टोर करनी है, ठीक है, होता है सम टाइम के कॉलम के अंदर आप डेट जो है ना वो स्टोर कर रहे होते हो, और ये टाइनी इंट टाइनी नी इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर की ही एक टाइप है। यहाँ पर ऊपर न्यूमेरिक आपको नजर आ रहा है, ठीक है। स्मॉल इंटीजर, मीडियम इंटीजर, इंटीजर, बिग इंटीजर, ये सारे इंटीजर की ही टाइप्स हैं, लेकिन फर्क कहाँ पर आएगा, रेंजेस के अंदर। टाइनी इंटीजर के अंदर क्या होगा, स्मॉल नंबर्स आप यहाँ पर रख सकते हो, 1 बाइट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। स्मॉल के अंदर क्या है कि 2 बाइट्स, इसमें 3 बाइट्स, इसमें 4 बाइट्स, इसमें 8 बाइट्स आएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो डेटा टाइप्स हैं, ये डेटा टाइप्स का आपको पता होना चाहिए। मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर कॉलम की टाइप डिफाइन करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा हम रख सकते हैं, ठीक है। यूजर आईडी के अगेंस्ट किस टाइप का जो है ना वो डेटा स्टोर होगा इस कॉलम में, वो डेटा टाइप बताना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पर ये आप ये न्यूमेरिक ही है, इसमें आप डेसिमल, आपको पता है कि फिक्स्ड पॉइंट वैल्यूज, फ्लोट, इसमें फ्रैक्शन वैल्यूज आ जाती हैं। डबल में क्या है कि वो इसकी रेंजेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ये भी एक उसकी ही टाइप है। रियल, ये बिट, ये भी उसकी ही टाइप है। बुलियन, सीरियल। अब डेट एंड टाइम की हेडिंग है तो इसमें ये सारी डेट सिर्फ अगर आपने स्टोर करवानी है तो ये आप करवा लो। डेट एंड टाइम करवाना है तो ये टाइम स्टैम्प, सिर्फ टाइम जो है ना वो आपने, उसका फॉर्मेट कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। तो ये खैर सारे, अब ये स्ट्रिंग टाइप का जितनी भी वैल्यूज है वो यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। करेक्टर, वेरिएबल करेक्टर, टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट मीडियम लॉन्ग, ठीक है, बाइनरी, ये सारी उसी की ही टाइप्स हैं। ये ब्लॉब, ये जो ब्लॉब है, बी लॉब एक्चुअली, तो इससे मुराद क्या है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है।
बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि अगर आप ने फाइल्स, वीडियोस और फाइल्स आपने अगर स्टोर करवानी है तो वो आप ये वाली डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। मीडियम बिलॉग, लॉन्ग बिलॉग, इनमरेशन के लिए ये खैर बहुत सारे ये आपकी स्पेशल जो है ना वो डेटा टाइप्स हैं, या इवन कि आप जेसन के फॉर्म में भी डेटा स्टोर कर सकते हो। ये तो सारी आपकी टाइप्स हैं। तो यूजर ये आपने खुद डिफाइन करना है कि यूजर आईडी की अगेंस्ट किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो ओबियसली इंटीजर टाइप का होगा कि यूजर की जो आईडी होती है, ठीक है, वो 1 2 3 4 5। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे 50 लोगों ने साइन अप का फॉर्म फिल किया, फॉर एग्जांपल 50 लोगों ने साइन अप का फॉर्म फिल किया, तो उन 50 लोगों की जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपके टेबल के अंदर इस टेबल के अंदर आपकी वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होगी। 50 यूजर की जो इंफॉर्मेशन होगी वो इस टेबल के अंदर मौजूद होगी, यूजर के नाम से जो कि होगा। तो हर यूजर की एक आईडी होगी। जो फर्स्ट यूजर होगा उसकी आईडी 1 होगी, उसके बाद 2 3 4 5 इस तरह होगी। तो आईडी, ऑब्वियसली आईडी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। तो जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो यूनिक होती है। आपकी आइडेंटिफिकेशन जो होगी वो यूनिक होगी, मेरी कुछ यूनिक होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक तो ये बात तय है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू ही होगी 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो लेंथ है वो आप यहाँ पर रख सकते हो 255 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, 255 करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 0 से 255। ये एक्चुअली वो हम बिट्स की बात कर रहे हैं या रेंज की बात कर रहे हैं। मतलब कि एक अगर इन आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक है जी वैल्यू, यहाँ पर जिस तरह अगर मैं ये आईडी रखता हूँ ये, तो इसमें कितने करेक्टर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसी तरह ये जो 255 का मतलब ये है कि 255 लेटर्स आ सकते हैं, करेक्टर्स आ सकते हैं इस इंटीजर की इस यूजर की आईडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू से मुराद ये है कि हर कॉलम की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप सेट कर सकते हो। इन केस अगर किसी भी वजह से उस किसी भी कॉलम में अगर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं होती, तो बजाय इसके कि वो कॉलम का वो जो सेल है, किसी भी कॉलम का कोई भी सेल खाली रहे, आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो। तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दूंगा। ठीक है, उसके अलावा ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आप खैर इतने नेसेसरी नहीं है। इसमें ऑटो इंक्रीमेंट, अब ये जो मैं बात बताऊंगा इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है, पूरा एक कॉन्सेप्ट है, वो मुझे बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, हर डेटाबेस के हर कॉलम के अंदर, सॉरी, टेबल के हर कॉलम के अंदर, हर टेबल के अंदर, डेटाबेस के हर टेबल के अंदर एक आपकी प्राइमरी की होती है। ठीक है, प्राइमरी की, ये अब एक नया कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी की क्या होती है, बताएं जी, प्राइमरी की क्या होती है? ये भी तो देख रहे हैं आप, जाग रहे हो कि नहीं? अच्छा जी सर, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड वेरिएबल करेक्टर एक्सेप्ट द डिफरेंस इन द रेंजेस? हाँ जी बिल्कुल, टेक्स्ट से मुराद वैसे नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, नॉर्मली जो इन दोनों में से जो टाइप हम यूज़ करते हैं वो वारचार, वेरिएबल करेक्टर। इसमें आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं, इसमें आपकी आप कोई स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी रख सकते हो। ठीक है, जहाँ पर आपको ये ज़रूरत हो कि आपने कॉलम में न्यूमेरिक नंबर भी आपके आ रहे होंगे और आपकी वो टेक्स्ट टाइप की भी चीज़ें आ रही होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल पासवर्ड जिस तरह होता है, पासवर्ड में आपका अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, आपके नंबर्स भी हो सकते हैं। तो उस सिनेरियो में हम वारचार यूज़ करते हैं। तो वारचार एक कह लो कि कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप है। टेक्स्ट से मुराद क्या है? सिंपली ये प्लेन टेक्स्ट होता है आपका। अगर आपने कोई लाइक प्लेन टेक्स्ट वो आपने स्टोर करवाना है किसी कॉलम में, तो उस कॉलम की आप डेटा टाइप रखो टेक्स्ट। ठीक है, वरना वैसे टेक्स्ट के अंदर सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, वो नंबर्स भी आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है वो वार्चर यूज़ किया जाता है, वेरिएबल कैरेक्टर्स। हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये डेटाबेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की का, मैं बता भी देता हूँ दोबारा। मैंने आपको बताया ना, मेन कंसर्न क्या होता है जी डेटाबेस का। डेटाबेस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन पर्पस क्या होता है, ये मैंने बोला भी है, बताएं क्या होता है जी?
कि क्या हो, क्या हम अचीव कर सकें। बताएं जी। मुझे अब रेस्ट करने दें, ठीक है। आप बताओगे। मेन कंसर्न जो होता है डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या होता है। हाँ जी बिल्कुल। यूनिक डेटा, डेटा डुप्लीकेशन से बचा जा सके, ये हमारा मेन कंसर्न होता है। रिड्यूसिंग डेटा डुप्लीकेशन, बिल्कुल ठीक। तो जो डेटा डुप्लीकेशन है वो, उससे हम बच किस तरह सकते हैं कि एक टेबल में, एक टेबल के अंदर जो आपकी एंट्रीज हैं, यहाँ पर मैं दोबारा लोकल होस्ट ओपन करता हूँ। कि मैं अब प्राइमरी की के बारे में एक्चुअली आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन जो ओपन करता हूँ ई रोजगार टेक, एक्चुअली ये जो डेटाबेस स्ट्रक्चर है ये आपका वर्डप्रेस का है। यहाँ से मैं एक टेबल ओपन करता हूँ ये ऑप्शंस के नाम से। उसमें आपने ये आपके इस टेबल के ई आर टी ऑप्शन, ये जो कि वर्डप्रेस का टेबल वर्डप्रेस खुद क्रिएट करता है, उसमें एक, दो, तीन, चार, ये चार कॉलम्स हैं। ठीक है। इन चार कॉलम्स में कहीं पर भी इसकी चाहे 1,000 या 1,00,000 एंट्रीज भी हो जाएं, तो कहीं पर भी, या वैसे 627 एंट्रीज हो चुकी हैं, तो इन 627 एंट्रीज के अंदर, एंट्री से मुराद रिकॉर्ड्स, ये 627 रोज हो चुकी हैं, इसका तो आपको आइडिया होगा। ठीक है। तो कहीं पर भी किसी भी रो में डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। क्यों डुप्लीकेशन से मुराद यह है कि कोई ऐसी दो रोज नहीं हो सकती इस पूरे टेबल में, ठीक है, जिनका सारे के सारा जो डेटा है वो सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ये रो नंबर 7 और रिकॉर्ड नंबर 6, फॉर एग्जाम्पल ये दो रिकॉर्ड जो है ना वो कभी भी किसी भी सूरत सेम नहीं हो सकते 100%। 80%, 90%, 99% डुप्लीकेशन तो शायद इन दोनों रिकॉर्ड्स की हो सकती है। ठीक है, डेटा सेम हो सकता है लेकिन 100% नहीं हो सकता। 100% का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी 6 हो, अब मैं करूँगा तो एरर आएगा। ठीक है, एरर हो नहीं सकता ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी 6 हो, यहाँ पर मैं 7 कर देता हूँ। यहाँ पर जो है ना वो एडमन ईमेल लिखा हो, ठीक है, यहाँ पर भी एडमन ईमेल लिखा हो, इसको मैं करूँगा नहीं क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर जो ईमेल है यहाँ पर भी वो सेम ईमेल हो, यहाँ पर यस। 100% सेम डेटा हो ही नहीं सकता। अगर होगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा ये आपकी लॉजिक है या आप जो स्ट्रक्चर बनाते हो उसमें डाटा डुप्लीकेशन हो रही है, दो, कोई से भी दो रिकॉर्ड सेम है 100% का डेटा, तो ये आपकी मिस्टेक होगी। ठीक है, ये आप कह लो कि बहुत बड़ा फ्लॉ होगा आपके डेटाबेस के अंदर कि भाई दो रिकॉर्ड्स सेम वैल्यूज के साथ मौजूद हैं। ठीक है, बिला वजह मौजूद हैं। ठीक है, होना नहीं चाहिए, कभी भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या है कि हम टेबल के अंदर किसी एक कॉलम को प्राइमरी की के तौर पर ले लेते हैं। प्राइमरी की से मुराद ये है कि अब मैं सपोज ये करूंगा, जहां तक मेरा ख्याल है कि इस टेबल की जो ये वाला कॉलम है ये प्राइमरी की तरह एक्ट कर रहा है। प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की एक्चुअली आप असाइन करते हो किसी भी कॉलम को। ठीक है, मैं किसी भी कॉलम को कह सकता हूँ कि ये जो कॉलम है ये प्राइमरी की तरह एक्ट करेगा। जो भी कॉलम प्राइमरी की मैं उसको बना दूंगा या प्राइमरी की उस पर अप्लाई कर दूंगा, तो उसमें क्या होगा, उसके रिकॉर्ड्स में डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। अब ये जो रिकॉर्ड है ऑप्शन आईडी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये प्राइमरी की है इस टेबल की। प्राइमरी की क्या है, ऑप्शन आईडी। तो जब चूंकि ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की का बिहेवियर क्या होता है कि वो अपने किसी भी दो रिकॉर्ड का की वैल्यू सेम नहीं रख सकते। अब मैं यहाँ पर 2 नहीं रख सकता। ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल आगे कहीं पर भी दो रिकॉर्ड्स सेम नहीं हो सकते कहीं पर भी। ठीक है, तो ये एक एक्चुअली एक प्रॉपर्टी होती है जब भी आप टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर कर रहे होती हो टेबल्स की फॉर्म में, तो आप हर टेबल में कोई ना कोई एक कॉलम को प्राइमरी की बनाते हो, किसी न किसी एक कॉलम को प्राइमरी की बनाते हो। अब अगर फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी की ना होता,
तो फिर क्या होता, फिर डुप्लीकेशन पॉसिबल होती। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ सकता। ठीक है, तो फिर 1 1 अगर दोनों सेम होगा तो फिर वो जो है ना वो डुप्लीकेशन जो है ना वो डाटा की हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी वो डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। तो ये कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की का। प्राइमरी की क्या होती है? एक्चुअली प्राइमरी की आप किसी एक कॉलम को असाइन करते हो, एक कॉलम को आप प्राइमरी की बनाते हो। मकसद क्या होता है, जिसको आप प्राइमरी की बना देते हो जिस कॉलम को, उस कॉलम की वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, तो वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, चाहे 1,000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, ठीक है, तो बाकी चाहे सारी वैल्यूज सेम हो जाएं, जो प्राइमरी की वाला कॉलम होगा उसकी वैल्यूज तो सेम नहीं ना हो सकती। तो ओवरऑल क्या होगा कि जो सारे रिकॉर्ड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, तो ये आप किस तरह बनाओगे किसी भी कॉलम को, ये आपने बनाना खुद होता है कि किसी भी किस टेबल में किस कॉलम को मैंने प्राइमरी की बनाना है। नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली आप यूजर का अगर टेबल बना रहे हो तो यूजर आईडी के नाम से आप एक कॉलम बनाते हो, उसको आप ऑटो इंक्रीमेंट या उसको आप बना देते हो प्राइमरी की। अच्छा, आपने इस पे क्लिक करना है, इसको चेक इन करना है, तो यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा इंडेक्स का प्राइमरी। ठीक है, तो अब क्या है, अब इस टेबल के अंदर जिसका नाम है यूजर, उसमें ये जो पहला कॉलम है, आपका पहला कॉलम, ये आपकी प्राइमरी की है। अब मतलब मैंने इस कॉलम को प्राइमरी की बना दिया, तो अब क्या है कि इस कॉलम की कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। एक वैल्यू कहीं पर भी दो जगह नहीं आ सकती, दो सेल्स के अंदर या दो रिकॉर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो टेबल के इस कॉलम को। अगर मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली ये सारा इंक्रीमेंट होगा। 1 है तो ऑटोमेटिकली 2 3 4 5 6 7। तो नॉर्मली होता ऐसे ही है। आपके जितने भी वो फाइल सिस्टम है, पुराने दौर के जो लोग थे, वो जो आपके वो आपका जो सारा डेटा फोल्डर्स के अंदर और बड़ी बड़ी फाइलों में रखते थे मैनुअली सारा, तो उन्होंने भी काम कैसे किया होता था, इस तरह का कोई ना कोई आईडी वो बना लेते थे एक कॉलम को, और बाकी कॉलम्स के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर देते थे। आप दुकान पे चले जाओ किसी भी, आप कहीं अनपढ़ जो लोग होंगे वो भी जो रिकॉर्ड्स होंगे, जो इंफॉर्मेशन होगी, फॉर एग्जांपल इस तरह ये उधार सिस्टम होता है जी, ये जो आपकी शॉप्स पे, तो उन्होंने वो खाता सिस्टम, वो क्या लोग क्या करते हैं जी, होते अनपढ़ हैं लेकिन वो अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख रहे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये डुप्लीकेशन से बच रहे होते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक शॉप पे 50 लोगों ने उधार लिया है, उनके खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा जी कि वो उन्होंने यहाँ पर वो नेम से पहले आईडी दी होगी, उसके बाद अली, हमजा, उस्मान, उसके बाद उनके जो सारी वो इंफॉर्मेशन और सारा वो वैल्यूज रखी होगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली चाहे आप मैनुअली काम कर रहे हो या डेटाबेस पे काम कर रहे हो डिजिटली, तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका डुप्लीकेशन से बचने के लिए कि आप प्राइमरी की बना देते हैं। अच्छा जी, चलें, अब मैं बहुत हो गया जी इस पे लेक्चर। अब मैं आपको जल्दी से ये सारी वैल्यूज जो है ना वो कॉलम्स मैं क्रिएट करके देता हूँ। यूजर नेम, यूजर का जो नेम है ओबियसली वो इंटीजर टाइप का तो नहीं ना हो सकता, अगर किसी यूजर का नेम 1 2 3 तो नहीं ना हो सकता, ओबियसली वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, टेक्स्ट में होगा। तो यहाँ पर वेरिएबल करेक्टर मैं ये यूज कर लूंगा। वैसे मैं नॉर्मली हर तरह की इंफॉर्मेशन के लिए जो लोग यूज करते हैं वो वार यूज करते हैं, वेरिएबल करेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूज कर लो, तो 55 बस। डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपने कोई सेट करनी है तो आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यूजर नेम आप रख लो जी, अगर कहीं पर भी इसकी वैल्यू एंटर ना हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अली आ जाए, फॉर एग्जांपल अली। ठीक है, यहाँ पर ईमेल जो है वो भी ओबियसली टेक्स्ट टाइप की ही होती है, वार मैं रख लेता हूँ। ठीक है, 255। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू साइन करना चाहो तो आप abc xyz.com, ठीक है, ये आप रख सकते हो। उसके बाद ये यूज़र का जो पासवर्ड है वो भी वेरिएबल करेक्टर्स के अंदर, और 255। ये सारी मैंने टेबल्स की प्रॉपर्टीज डिफाइन की। ठीक है, टेबल की प्रॉपर्टीज डिफाइन की जिसका नेम था यूजर। अब मैं यहाँ पर गो पे जाऊंगा। ठीक है, तो सेव, ये मेरा एक टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब ये जो टेबल क्रिएट हुआ ये जो
की, ये जो की का एक लेबल आ रहा है, ठीक है, इसमें आपको पता है कि ये रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली कि इस कॉलम की, ये जो यूज़र का कॉलम है, ठीक है, इसमें ये जो ये यूज़र आईडी है, ये आपकी प्राइमरी की है, ये उसका एक लेबल है, ठीक है। 1 मिनट मुझे दें, 1 मिनट। अच्छा जी, चले आए जी। अच्छा, अब मैं आपको ये जो आपके टैब्स हैं, टैब्स ये जो बने हुए हैं, इन टैब्स के बारे में आपको बताता हूँ, और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है जी। Database is created to prevent data duplication and data redundancy that major issue faced in traditional file में। ठीक हो गया जी, मेरे शायद किसी का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अब मैं आपको इन टैब्स के बारे में बताता हूँ। मैं एक दफ़ा ये चीज़ बताऊँगा, उसके बाद ये जो इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस, ये बहुत सारे आपकी फ्रेमवर्क्स और आपकी CMS के अंदर यूज़ होगा, तो आपके लिए बड़ी वो एक इंफॉर्मेटिव चीज़ होगी, क्योंकि ये क्रॉस द प्लेटफॉर्म्स आपका ये इंटरफेस यूज़ हो रहा होता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इसके साथ अटैच होती हैं। अच्छा, ब्राउज़, इस पे जब आप क्लिक करोगे ना ब्राउज़ पे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्चुअली ये कॉलम आ रहा होगा, ये आपका टेबल की एंट्रीज आ रही होंगी। अभी फ़िलहाल चूँकि ये टेबल बिल्कुल खाली है, अभी अभी ताज़ा-ताज़ा हमने इसको क्रिएट किया है, ठीक है, तो इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा, वरना क्या होता है कि जिस तरह ये एक टेबल है, ठीक है, ब्राउज़ वाला जो टैब होगा, जब ये सेलेक्ट होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखें ब्राउज़ वाला टैब ये सेलेक्टेड है, ये सारी आपके पास एंट्रीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो एंट्रीज़ में क्या है कि ये आपकी सारे कॉलम नेम्स हैं, ठीक है, ये आपका पेजेस हैं, 15 पेजेस पे इस टेबल का डेटा शो होगा, ये पेजिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है। एक पेज आपने नेक्स्ट जाना है तो इस पे क्लिक करो, अब यहाँ पर 26 से लेकर 25 तक 50 तक सॉरी रिकॉर्ड्स आपके स्टोर हैं, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है तो ये इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लास्ट वाले पेज पे जाना है तो इस पे क्लिक कर लो। जो लास्ट वाला जो पेज है, जो कि 15 पेज नंबर 15 है, वो उसकी ये वाली एंट्रीज है। फर्स्ट पेज पे जाना है तो ये वाला कर लो, अगर इससे प्रीवियस पेज पे जाना है, इस पेज से प्रीवियस पेज में, तो ये लास्ट पेज पे जाना, तो ये, ठीक है। तो ये एक्चुअली नेविगेशन के लिए है, ठीक है। शो ऑल, ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हो कि सारी जो एंट्रीज हैं वो एक ही पेज पे शो हों, तो ये उसके पास चेक इन आपने कर लिया है, तो उसमें क्या है कि वो ऑल सारी वो शो होंगी। अगर आप चाह रहे हो 25 एंट्रीज एक पेज पे शो हो तो 25 50 आपकी अपनी सिलेक्शन है, ठीक है। एक्चुअली ये लोडिंग टाइम कम करने के लिए ये आप सिलेक्शन कर सकते हो। आप यहाँ से सर्च कर सकते हो किसी भी उसको रो को, यहाँ पर आप उसको इसकी सॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग और सारा कुछ, ठीक है। ये वो सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से ये वाले हर रिकॉर्ड के साथ जो ऑप्शंस हैं वो आपको बताता हूँ कि वो जो आ रहे हैं। ऐड, ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद, ठीक है, आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। डिलीट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन के बाद वो सारी चीज़ें आपकी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पे एडिट पे क्लिक करोगे, तो वो जो कॉलम होगा वो उसकी वो एडिट मोड में ओपन हो जाएगा, वो जो कॉलम की एंट्री होगी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद यहाँ पर आप उसको गो, यहाँ पर जो चीज़ यूज़ होगी, कहीं पर सेव यूज़ हो रहा होगा, कहीं पर गो यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं सॉरी यहाँ पर वापस जाऊँगा, ठीक है। तो इसमें ये एडिट कॉपी, कॉपी से मुराद की ये है कि ये आपकी जो पूरी रिकॉर्ड अब आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर, ये इस टैब पे जब आप क्लिक करोगे तो किसी भी, मैं एक्चुअली अपने डेटाबेस में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको यूज़र के टेबल में ब्राउज में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे तो डाटा जो टेबल का स्ट्रक्चर है जो टेबल का स्ट्रक्चर होगा वो आपको यहाँ पर विजिबल होगा। स्ट्रक्चर से मुराद क्या है,
कॉलम्स कितने हैं, किस कॉलम की क्या टाइप है, उसमें क्या जो है ना वो आपने उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी हुई है, ये सारा कुछ। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो ओहो हो यूज़र का जो टेबल है इसमें तो जो एक कॉलम था वो यूज़र नेम की बजाय मैंने कुछ और रखना था। आप क्या करोगे फिर? उसको चेंज कर लोगे। ठीक है? चेंज से मुराद एडिट। यहाँ पर आप उसका नेम चेंज कर दोगे, वो सारी आपकी वो एडिट मोड में ओपन हो जाएगी चीज़। ठीक है? सेव करो और वो चीज़, ये आपका स्ट्रक्चर है बेसिकली। और यहाँ से ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब यहाँ पर जो इसका कॉन्सेप्ट होगा वो डिलीट का होगा। आप डिलीट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से उसको इस पे क्लिक करोगे, वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। ठीक है? यहाँ पर आपके पास मल्टीपल और फर्दर ऑप्शंस आ रहे हैं, ये आप देखिएगा मज़ीद खुद भी। तो ये स्ट्रक्चर में ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई। हम्म, अब एसक्यूएल, ये जो टैब है यहाँ पर आप एसक्यूएल की क्यूरीज, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये एसक्यूएल का टैब है। तो सिर्फ यहाँ पर एसक्यूएल का कोड आ सकता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है इसका कोड आ सकता है। यहाँ पर पीएचपी या कोई दूसरी एचटीएमएल सीएसएस का कोड आप नहीं ले सकते। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल इंसर्ट इनटू यूजर, ठीक है, उसमें यूजर आईडी आप रख लो। अब मैं एक ना क्यूरी लगाने लगा हूँ, यूजर यूजर नेम, यूजर ईमेल, इतनी ही मैं वैल्यूज रखता हूँ। वैल्यूज रखी मैंने, वैल्यूज में मैंने यूजर आईडी रखी 1 और यूजर नेम रखा अली, यूजर ईमेल रखा abc.com, ठीक है। और बस ये हमारी, ये एक बेसिकली एसक्यूएल की क्यूरी है, आपको शायद नजर आ रहा हो, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ इसे। ये एसक्यूएल के टैब में आप एसक्यूएल की क्यूरीज डिफाइन कर सकते हो, क्यूरीज को लाइव रन कर सकते हो अपने डेटाबेस के अंदर। अब डेटाबेस मेरी है लर्न माई सीक्वल, ठीक है। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस टैब पे जब आप एसक्यूएल के टैब पे क्लिक करोगे तो वो क्यूरी एक्चुअली उस सेलेक्टेड डेटाबेस पे रन होगी, उस सेलेक्टेड डेटाबेस पे। उसमें क्या है कि मैं बता रहा हूँ कि इंसर्ट कर दो, खैर ये क्यूरी आगे हमने देखनी है वैसे। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि ये क्यूरी है आपकी एसक्यूएल की, इसको मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ। मैं इसको गो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वैसे एरर आ रहा है, एरर इसमें क्या है जी, सॉरी, यहाँ पर वो आपकी आपने कोड्स के अंदर इसको फाइंड करना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सॉरी यहाँ पर मैंने सॉरी 4 चीज़ें बताई हैं, 1 2 3 4, 3 सॉरी, यहाँ पर वो पासवर्ड वाली भी चीज़ रख देते हैं। तो अब क्या है कि एसक्यूएल की क्यूरी मैंने रन की, जब ये क्यूरी रन होगी तो मैंने बेसिकली वो इंसर्शन की है, तो यहाँ पर आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आप एसक्यूएल की क्यूरीज को रन कर सकते हो, ठीक है। और वो कब करोगे एसक्यूएल की क्यूरीज को रन? जब आप पीएचपी पे काम कर रहे होंगे, पीएचपी में आप डेटाबेस की क्यूरीज लिख रहे होगे, तो मेन जो आपके इश्यूज आएंगे ना, मेन प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो आपके आएंगे जी क्यूरी के अंदर। ठीक है, क्यूरी का आप सिंटैक्स गलत लिख रहे होंगे। जब गलत सिंटैक्स लिख रहे होंगे ना, तो बेहतरीन तरीका ये है अपनी क्यूरी को चेक करने का कि भाई आप क्या करो, आप उस क्यूरी को कॉपी करो, जो भी आपका सिंटैक्स है उसको यहाँ पर आके रन करो। अगर यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो जाए तो इट मीन्स कि आपकी क्यूरी ठीक है, अगर कोई यहाँ पर इशू आए तो इट मीन्स कि क्यूरी में कोई प्रॉब्लम है। सर्च में यहाँ से आप सर्च कर सकते हो किसी भी टेबल को, कभी यूज़र आईडी अगर ये होगा, ठीक है, और उसके बाद या यूज़र नेम ये होगा, ईमेल पर यहाँ पर सब एक्चुअली किसी भी रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हो। इंसर्ट, आप मैन्युअली टेबल के अंदर वैल्यू डाटा जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आईडी नंबर 2 अली एबीसी सारा और पासवर्ड में यहाँ पर रख देता हूँ, तो मैन्युअली इंसर्शन मैं कर सकता हूँ किसी भी टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो वो आप देखेंगे कि ब्राउज में जाके
2 रिकॉर्ड्स आपके आते हैं, ठीक है। इंसर्ट से इंसर्ट, एक्सपोर्ट से क्या है ये मैंने आपको यूज करके बता भी दिया है। किसी भी डेटाबेस को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो विद इन 1 क्लिक। एक क्लिक किया ये पूरी डेटाबेस जो है वो, सॉरी ये आपका टेबल, ये चूंकि टेबल सेलेक्टेड था तो टेबल आपका वो एक्सपोर्ट हो गया। अगर मैं डेटाबेस पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो फिर आपकी पूरी डेटाबेस आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इंपोर्ट से जिस तरह एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट इस तरह इंपोर्ट का भी है। यहाँ से आप कोई भी फाइल आप यहाँ से डाटाबेस या कोई टेबल यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ऑपरेशंस हैं, ठीक है, यहाँ से आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ऑपरेशन से मुराद क्या है कि डाटाबेस को आप ख़त्म करना चाहो, डिलीट करना चाहो, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो डाटाबेस को डिलीट, ठीक है। उसके बाद ये प्रिविलेजेस हैं। प्रिविलेजेस में क्या है कि आपके ये सारे वो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आपको पता है कि जो भी आप डेटाबेस क्रिएट करोगे उसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र नेम होता है, रूट और पासवर्ड आपका एम्प्टी होता है, ये आपका होस्ट नेम है, ये उसकी टाइप है, ये उसकी प्रिविलेजेस हैं, ऑल प्रिविलेजेस, ये और बाकी सारे कुछ ये ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। और इसी तरह ये कुछ ऑप्शंस और भी मौजूद हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये सारा इंटरफेस मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई और इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना मैं आपको यहाँ पर अब के अंदर अब हम PHP के अंदर उसका काम देखेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, पूछ लें, वरना हम इसमें काम करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं, बल्कि नॉर्मली जनरली 2 कर लो, ठीक है। अब हम माईएसक्यूएल डेटाबेस की हैंडलिंग या मैनिपुलेशन करेंगे PHP के अंदर, ठीक है। हर हर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, हर तो नहीं, आपकी ये जितनी भी आपकी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी वेब डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज के अंदर डेटाबेस हैंडलिंग के लिए कुछ क्लासेस मौजूद होती हैं, बहुत सारे आपके फंक्शंस मौजूद होते हैं, बहुत सारी आपकी कह लो कि बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। हर लैंग्वेज के अंदर PHP के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं डेटाबेस हैंडलिंग के लिए। आप अगर जावा की बात करोगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, तो एंड्रॉयड जावा के अंदर बिल्ट इन बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी तीसरी लैंग्वेज की बात करोगे तो उसमें भी बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन क्लासेस, बिल्ट इन लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं डेटाबेस हैंडलिंग के लिए, डेटाबेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन के लिए। तो PHP के अंदर 2 तरीके हैं, एक ओ के थ्रू आप इंटरेक्शन कर सकते हो डेटाबेस के साथ, दूसरा प्रोसीजरल वे के थ्रू। प्रोसीजरल वे के थ्रू करने का मतलब क्या है कि अगर आप जी काम कर रहे होंगे, अगर आप ऊप के बगैर काम कर रहे होंगे तो वो प्रोसीजरल वे होगा। अगर आप विद ऊप, विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे होंगे, डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे होंगे विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के, तो फिर वो चीज़ कहलाएगी ऊप, कि आप डेटाबेस हैंडलिंग कर रहे हो PHP में थ्रू थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो 2 मेन तरीके हैं डेटाबेस से रिलेवेंट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। एक प्रोसीजरल वे से और दूसरा आपका जो है वो आपका होगा दूसरे तरीके से ओप के थ्रू, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हैंडलिंग के नाम से कल हमने एक फाइल क्रिएट की थी, इसके अंदर ही मैं कोड लिखूंगा, ठीक है। तो PHP के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं, उन बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करके हम क्या करेंगे, डेटाबेस से रेलिवेंट टास्क परफॉर्म करेंगे। अब डेटाबेस से रेलिवेंट टास्क किस तरह के हो सकते हैं, अब ये आप देख लें। एक टास्क ये हो सकता है कि किसी भी डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना। डेटा इंसर्ट डेटाबेस में करने का मतलब एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पर किसी ना किसी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना, एक ये आपका एक्शन हो सकता है या ऑपरेशन आप कह लो, ठीक है। एक ये हो सकता है कि डेटा इंसर्ट करना किसी भी टेबल के अंदर, या एट अ टाइम मल्टीपल टेबल्स के अंदर भी आप डेटा इंसर्ट। दूसरा आपका क्या हो सकता है ऑपरेशन, डेटा को अपडेट करना। तीसरा डेटा को डिलीट करना। चौथा डेटा को फेच करना, ठीक है। जो फेचिंग वाला काम है उसमें भी आप एक टेबल से डेटा फेच कर सकते हो और आप एट अ टाइम मल्टीपल टेबल्स में से भी डेटा फेच कर सकते हो, ठीक है।
तो मल्टीपल टेबल में से डेटा फेच करने के लिए आप ज्वाइंस को यूज करोगे। एसक्यूएल ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट आता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस हैं। इन बेसिक ऑपरेशंस को क्रूड ऑपरेशंस कहा जाता है। ठीक है, क्रूड ऑपरेशंस ये कॉन्सेप्ट है जी। डेटाबेस के अंदर जहां पर कोई भी डेटाबेस हो, माई सीक्वल हो, एसक्यूएल सर्वर हो, ओरेकल हो, कुछ भी, ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिनको क्रूड ऑपरेशंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, और इंसर्ट, ये चार आपके ऑपरेशंस आते हैं, इनको क्रूड ऑपरेशंस कहा जाता है। तो ये जो चार बेसिक ऑपरेशंस हैं ये हम परफॉर्म करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी बेसिक, विद और फर्स्ट ऑपरेशन जो कि होगा इंसर्शन का। इंसर्शन में उसकी बहुत सारी सिनेरियोज हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चाहे उसके लिए कुछ स्टेप्स परफॉर्म होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप भी नोट कर लो कि कोई भी आपने यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी आपने आपने यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो काम जो होगा वो आपका 4 स्टेप्स के अंदर होगा। ये चीज़ आप नोट कर लो, पेपर पे लिख लो। कोई भी ऑपरेशन होगा डेटाबेस से रेलिवेंट, वो 4 स्टेप्स के अंदर आप उनको उसको परफॉर्म करोगे। ठीक है, जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि डेटाबेस के साथ आप कनेक्शन बिल्ड करोगे। अब ये पीएचपी के जिम्मे है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में ये जो पीएचपी का रोल है वो क्या है, ज़रा आप बताओ। ठीक है, ये जो पीएचपी की फाइल्स हैं इनका एक्चुअली रोल क्या होता है क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जांपल एक यूज़र इंटरफेस है, यूज़र एक आता है अपने लैपटॉप पे, ब्राउज़र में जाके एक यूज़र इंटरफेस पे कुछ वो इंटरेक्शन करता है, वो क्यूरी सेंड करता है। वो क्यूरी लाइक आपकी सर्वर पे जाएगी, सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा, तो वो काम सारा परफॉर्म होगा। तो उसमें पीएचपी की जो फाइल्स होंगी उनका काम क्या होगा, इनका रोल क्या होगा, ये मैंने बताया। वैसे जरा आप बताओ इस आर्किटेक्चर का, ताकि मुझे पता चले आपको पता पता है अभी सही कि नहीं। इस आर्किटेक्चर में आपका पीएचपी का क्या रोल होगा और आपका, चलिए सिर्फ यही बता दें। बताएं जी। बोलें जी। पीएचपी की फाइल्स का बेसिकली काम क्या है। जब भी डेटाबेस से रिलेवेंट कोई काम हमने कोई टास्क परफॉर्म करना होगा, तो पीएचपी उसमें क्या रोल प्ले करेगी, वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगी और किस तरह वो काम करेगी, आप लोग बताओ। आज वैसे शायद सारा वो जो सोचा हुआ था वो काम तो ना हो। ठीक है, लेकिन जितना काम हुआ हम देखें तो उसको बाकी हम कल देख लेंगे। बताएं जी भाई। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। पीएचपी फाइल्स का क्या रोल होता है, नहीं पता जी किसी को। दो जो भी आपके जहन में है यार, आप बोलो तो सही कम से कम। चलें जी, लगता किसी ने नहीं बोलना। हाँ, पीएचपी की जो फाइल्स होती हैं उनका एक्चुअली काम ये होता है, डाटा वो एज अ मिडल रोल प्ले कर रही होती हैं पीएचपी की फाइल्स। डाटाबेस में से डाटा निकाला और उस डाटा को सेंड कर दिया ब्राउज़र को। ठीक है, ब्राउज़र की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। ठीक है, ब्राउज़र से एक किसी भी यूज़र की या क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, और फॉर एग्जांपल डेटाबेस में से डाटा फेच किया, वो रिस्पॉन्स बैक सेंड कर दिया उस उस क्लाइंट को, उस ब्राउज़र को। तो ये एज अ मिडल रोल आपकी पीएचपी की फाइल प्ले कर रही होती है। अच्छा, कोई भी आपने
डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करनी है, डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है करोड़ ऑपरेशन में से, तो 4 स्टेप्स के अंदर होगा। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, आप कनेक्शन बिल्ड करोगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में आप कनेक्शन बिल्ड करोगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर आप क्या करोगे, आप क्यूरी डिफाइन करोगे। स्टेप नंबर 3 के अंदर आप क्या करोगे, आप क्यूरी को एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 के अंदर आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 4 में आप करोगे कि वो जो भी रिकॉर्ड आपकी रिजल्ट्स होंगे, आउटपुट होगी, वो आपके पास रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स के अंदर आप काम करोगे। सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन बिल्ड करोगे। अब ये सात चारों स्टेप्स आप पीएचपी के अंदर काम पीएचपी के थ्रू करोगे, चारों स्टेप्स आप पीएचपी के थ्रू परफॉर्म करोगे। अच्छा, डेटाबेस यहाँ पर कोई भी है, अगर माईसीक्वल डेटाबेस है तो उसके साथ इंटरेक्शन के लिए कोई ना कोई सर्वर साइड लैंग्वेज होगी। उसके पास आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट कम्बिनेशन है वो माईसीक्वल का है पीएचपी के साथ। तो पीएचपी में सबसे डेटाबेस कनेक्शन के लिए आपके पास माईसीक्वल अंडरस्कोर कनेक्ट, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जी। ठीक है, माई सीक्वल आई अंडरस्कोर कनेक्ट। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है कनेक्शन बिल्ड करने के लिए डेटाबेस के अंदर, पीएचपी के अंदर। यहाँ ये 4 पैरामीटर लेती है ये फंक्शन। सबसे पहले होस्ट नेम से मुराद लोकल होस्ट यहाँ पर मैं लिखूंगा। उसके बाद फिर यूज़र नेम आएगा, इसको मैं ज़रा स्मॉल जूम इन कर दूँ, जूम आउट। यूज़र नेम जो होता है आपको पता है वो रूट होता है, पासवर्ड जो होता है वो एम्प्टी होता है। या आपको हिंट्स नज़र आ रहे हैं साथ में। ठीक है, तो मैं और जूम आउट कर दूँ। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड में आप यहाँ पर कोई पासवर्ड लिखोगे, पासवर्ड इसका एम्प्टी होता है वैसे। और आखिरी पैरामीटर ये है डेटाबेस का। डेटाबेस नेम हमारा क्या है वैसे, बाय द वे डेटाबेस नेम क्या है, डेटाबेस नेम हमारा जो है वो ये है। ठीक है, तो ये कॉपी करेंगे। ठीक है, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये 4 इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, तो आपका कनेक्शन जो है वो या तो बिल्ड होगा या आपका कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। कनेक्शन बिल्ड क्यों नहीं होगा, अगर कहीं पर भी कोई मिस्टेक होगी, ये वो सारे क्रेडेंशियल्स हैं, इन क्रेडेंशियल्स में अगर कोई भी गलती होगी तो आपका डेटाबेस का कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ कनेक्शन के नाम से। ठीक है, तो ये वेरिएबल क्या करेगा कि जब कनेक्शन ये जो फंक्शन है एक्चुअली, जब कनेक्शन आपका बिल्ड हो जाएगा तो ये फंक्शन जो है वो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा। आपको पता है कि फंक्शन जो है ना वो रिटर्न करते हैं, रिटर्न वैल्यू होती है फंक्शंस की। तो ये जो फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है पीएचपी के अंदर कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। तो ये जो फंक्शन है ये यूज़ होता है कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। जब कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो ट्रू आपका रिस्पॉन्स बैक आता है। ये जो रिटर्न करता है फंक्शन ये ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, तो उसके बाद जी ये है, यहाँ पर आप मज़ीद आगे जाके चेक कर लोगे कि कनेक्शन बिल्ड हुआ भी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल इफ़ ये आप चेक ज़रूर करोगे। ये मैंने कल आपको बताया कि अच्छा डेवलपर वो होता है जो कि ये आपका, हाँ जी। अच्छा नूर, आपको जो क्लाइंट का मैसेज आया ना वो मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर तक। ठीक है, मैं ये ज़रा काम परफॉर्म कर लूँ। कनेक्शन बिल्ड होगा, अगर कनेक्शन यहाँ पर इसमें ट्रू होगा तो ट्रू कब होगा, जब आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। अगर कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा किसी वजह से, कोई क्रेडेंशियल्स अगर आपने गलत दी हैं तो कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा, तो जो ये फंक्शन रिस्पॉन्स बैक करेगा वो एरर करेगा।
ठीक है, एरर नंबर होगा, वो आपका एक ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली। तो यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा, अगर तो ट्रू है, ठीक है, अगर तो ट्रू है फॉर, अच्छा मैं ये ट्रू है तो फिर क्या है कि इको कनेक्शन, ठीक है, सक्सेसफुली कनेक्शन बिल्ड हो गया। वरना क्या है कि आप कह लो कि डाई डाई का जो फंक्शन है वो यूज कर लो, एग्जिट का फंक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एरर एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन, ठीक है। तो आपका ये एल्स में क्या आ जाए, अगर कहीं पर भी कोई इशू आए तो एल्स में वो चीज़ शो हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, और इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ सर्वर पे। तो कनेक्शन हैज़ बीन बिल्ट, ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन बिल्ड हो चुका है, लेकिन ये काम आप करोगे नहीं। आप कर क्या कैसे काम करोगे, ठीक है, आप यहाँ पर नॉट ऑपरेटर यूज़ करोगे, ठीक है। हमें सिर्फ तभी मैसेज जो हो, ठीक है, जब हमारा कोई ना कोई एरर हो, डेटाबेस के साथ एरर हो, डेटाबेस के साथ कनेक्शन अगर बिल्ड ना हो, ठीक है, तब हमारा यहाँ पर कोई मैसेज जो हो, वरना शो ना हो। ये नॉट ऑपरेटर आपको पता है कि जब ये इसमें ट्रू होगा तो ट्रू को ये फॉल्स कर देगा, तो ये सारी चीज़ स्किप हो जाएगी, मतलब ये नहीं लिखाएगा। अगर कनेक्शन बिल्ड होगा तो ये लिखा नहीं आएगा, अगर कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा तो इसमें कोई फॉल्स आएगा, फॉल्स को ये ट्रू कर देगा, ठीक है। ट्रू करने के बाद ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल एस ये गलत लिखता हूँ, यहाँ पर अब वार्निंग आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये वार्निंग कैसे, ये ऐसे है, यहाँ पर ये हमने चेक लगाया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट प्रॉपरली लिखूंगा। स्टेप नंबर 1 जो है वो हमने परफॉर्म कर लिया है, ठीक है, स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर क्यूरी डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ SQL के नाम से, और जो सबसे पहले बेसिक क्यूरी है वो हम डाटा को इंसर्ट करना देखेंगे। ये भी वो क्यूरी है, इंसर्ट इनटू, यहाँ पर आप इंसर्ट इनटू, ये बेसिकली ये क्यूरी एसक्यूएल की क्यूरी है, एसक्यूएल की क्यूरी। यहाँ पर जो सिंटैक्स आएगा वो एसक्यूएल का आएगा। इंसर्ट इनटू ये बड़ा, आप इसको ग्रामेटिकल या सेंटेंस वाइज देखोगे तो आपको ये चीज़ बड़ी समझ में आएगी, ठीक है। मैं हम चाह रहे हैं कि इंसर्ट इनटू, भाई इंसर्ट कर दो कि इसमें यूज़र के अंदर यूज़र क्या है, यूज़र बताएं जी क्या यूज़र एक टेबल नेम है। यहाँ पर आप पैरेंथेसिस के अंदर उस टेबल की जो कॉलम्स हैं वो आप मेंशन कर दोगे, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल था आई गेस, और यूज़र का पासवर्ड था, यूज़र पासवर्ड, ठीक है। ये एक्चुअली इसका सिंटैक्स जो है ना वो मैं आपको एंड में बताता हूँ, पहले मैं पूरी वो क्यूरी लिख लूँ, ठीक है। वैल्यूज़, वैल्यूज़ के बाद यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर आप आईडी लिख दो। आईडी यहाँ पर मैं मैन्युअली लिखता हूँ, 3 लिख देता हूँ, ठीक है, कोमा। यूज़र नेम जो है वो मैं यहाँ पर मोहम्मद अली को लिख देता हूँ। ईमेल जो है वो abcxyz.com, और पासवर्ड जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। अब इस क्यूरी को मैं डिफाइन करूँगा, और उसमें वो कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ी आपने याद रखनी है। यहाँ पर मैं एक रैंडम सा पासवर्ड भी डिफाइन कर देता हूँ, इसको मैं ज़रा जूम आउट कर दूँ, इतना ही इसको रखते हैं। अच्छा, ये आपकी क्यूरी है, डबल कोट्स के अंदर आपने डिफाइन की है, ये देखें जी, डबल कोट्स में आपने डिफाइन की है। ये जो सिंटैक्स मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ, ये सिंटैक्स है आपका एसक्यूएल का है, ये पीएचपी का नहीं है। ये जो क्यूरी है बेसिकली, ये क्यूरी एसक्यूएल की है, ठीक है। इसमें जो कीवर्ड्स हैं आपके सामने वो नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर में, ये कीवर्ड डिफाइन कर दिए गए हैं इस क्यूरी के अंदर, ठीक है। इस एसक्यूएल के अंदर ये डिफाइन किए हुए हैं। इंसर्ट इनटू यूज़र,
ठीक है, ये जो कीवर्ड्स है ना, ये आपको नजर आ रहे हैं कैपिटल के अंदर, इसको आप स्मॉल के अंदर भी लिख सकते हो। स्मॉल के अंदर लिखना चाहो बेशक लिख दो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जो बिल्ट इन चीज़ होती है, आप क्यूरी के अंदर जो बिल्ट इन कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, आप उनको कैपिटल लेटर्स में रखो ताकि डिफ्रेंशिएट हम कर सकें इन बिल्ट इन कीवर्ड्स को हमारे अपने जो हमने चीज़ें खुद से डिफाइन की गई हैं इनके साथ। ठीक है, तो आप इसको ज़रा ना पढ़ के देखोगे तो आपको ये चीज़ पूरी क्यूरी समझ में आ जाएगी कि इंसर्ट इनटू दिस टेबल, जिसके कॉलम्स हैं ये वाले, ठीक है, इन कॉलम्स के अंदर ये वाली वैल्यूज़ आप रख दो। ये एक्चुअली इस क्यूरी का मतलब है। क्या है जी? इंसर्ट कर दो इस टेबल के अंदर, ये टेबल हमने भाई बनाया हुआ है, ठीक है, ये टेबल इसी डेटाबेस के अंदर मौजूद है जिसके साथ हमने कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हैंड शेकिंग होती है, हैंड शेकिंग के बाद कम्युनिकेशन होती है, आपको पता है। तो हैंड शेक हमने कर लिया, ऊपर डेटाबेस के साथ कनेक्शन बिल्ड हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके कॉलम्स के अंदर में इंसर्ट कर दो इस टेबल के अंदर, जिसके कॉलम्स ये वाले हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी ये वाली हैं। ठीक है, तो ये क्यूरी एक्चुअली आप बड़ी आपको ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग कह लो या ये आप कह लो, बड़ा ये इजी टू अंडरस्टैंड है। जो जितनी भी इसकी क्यूरीज हैं वो बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, आप ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है बड़ी। तो इसमें जो मिस्टेक आप करोगे ना वो ये करोगे, आपने कहीं पर भी टेबल का नेम लिखते हुए और टेबल के कॉलम्स को डिफाइन करते हुए, ये आप मिस्टेक करोगे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। कभी भी टेबल और टेबल के कॉलम्स लिखते हुए क्यूरी में, चाहे क्यूरी आपकी इंसर्ट की है, चाहे आपकी वो अपडेट की है, डिलीट की है, कोई भी क्यूरी है, चाहे जॉइंस हैं आपके, कुछ भी, ठीक है, कोई भी क्यूरी है, जब भी आप क्यूरी के अंदर टेबल नेम लिखोगे, टेबल के कॉलम्स डिफाइन करोगे, तो उन कॉलम्स कि जो नेम्स होंगे, आपने उन नेम्स को आपने कोड्स के अंदर नहीं रखना। उन कॉलम्स की जो नेम्स होंगे आपने विदाउट कोड्स रखने हैं। हाँ, जो वैल्यूज़ होंगी आपने उन वैल्यूज़ को आपने कोड्स के अंदर रखना है। और इसमें दूसरी जो चीज़ है वो ये है, जो कि आपने याद रखनी है, वो ये है कि जब आप कॉलम की वैल्यूज़ रख रहे होंगे तो वो आपके कोड्स के अंदर आएंगे। कोड्स के अंदर आएंगे, जो कोड्स आप यूज़ करोगे वो भी आपने याद रखनी है। वो कोड्स कौन सी होंगी? वो कोड्स होंगी जी, अगर बाहर क्यूरी के आउटसाइड अगर आपने डबल कोट्स यूज़ किए हुए हैं तो इनसाइड द क्यूरी, फिर क्यूरी के बाहर डबल कोट्स है ना, तो इनसाइड द क्यूरी जो चीज़ आपने कोट्स के अंदर रखनी होगी वो आप सिंगल कोट के अंदर रखोगे। बाहर अगर डबल कोट्स है तो इनसाइड द क्यूरी कोई भी चीज़ अगर अपने कोट्स में रखनी है तो आप डबल कोट्स में नहीं रख सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं डबल कोट्स रखूंगा ना, तो यहाँ पर एरर आ रहा है, ये देखने, मोहम्मद अली, ठीक है, ये आपको एरर देगा कि भाई बाहर भी डबल कोट्स हैं और इनसाइड द क्यूरी भी आपने डबल कोट यूज़ किए हैं, तो आपने सिंगल कोट यूज़ करने हैं। ये दूसरी मिस्टेक है जो कि आप करोगे, आप यहाँ पर डबल कोट्स यूज़ कर रहे होंगे। अगर बाहर सिंगल कोट्स हैं, आप सिंगल कोट यहाँ पर रख सकते हो। अगर बाहर सिंगल कोट्स हैं तो आप इनसाइड द क्यूरी यहाँ पर आप क्या रखोगे? डबल कोट्स रखोगे। ठीक है, तो ये क्यूरी एक डिफाइन करने का तरीका है। अब मैं इसको ज़रा एग्जीक्यूट कर लूँ और उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपकी क्यूरी होगी। कल हमने एडवांस क्यूरीज को देखना है, तो वो सारी उसके लिए आप रेडी रहिएगा। अच्छा, ये क्यूरी डिफाइन कर दी, और ये भी एक्चुअली एक कीवर्ड है वैल्यूज़ का है, हमने इसको कैपिटल में रखा हुआ है। हम वैल्यू से मुराद ये है कि भाई हाँ, ये जो टेबल्स के कॉलम्स हैं इनकी वैल्यूज़ ये वाली है। अब एक और बिल्ट इन फंक्शन है माई सीक्वल आई अंडर स्कोर क्यूरी के नाम से। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये काम क्या करता है, ये आपका कलेक्शन का पैरामीटर लेता है, ये 2 पैरामीटर लेगा। तो ये क्यूरी का जो फंक्शन है ये कहेगा जी ठीक है, मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दूंगा, मुझे बस ये बता दो कि किस डाटाबेस में कौन सी क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है। ये फंक्शन एक्चुअली ये काम करेगा। ठीक है, हमने ऊपर कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है ना, उसका रेफरेंस इस वेरिएबल के अंदर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को बताएंगे कि भाई यार ये लो डाटाबेस,
ये लो क्यूरी, ये क्यूरी इस डेटाबेस पे रन कर दो। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, ये इस डेटाबेस में, ये डेटाबेस यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो इस डेटाबेस के अंदर ये क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो आपका जो भी काम होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। रिस्पॉन्स बैक में ये आपको या तो ट्रू सेंड करेगा या फिर आपको एरर नंबर जो है ना वो एरर वो आपको सेंड करेगा, थ्रू करेगा। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट के नाम से। रिजल्ट में अगर तो ट्रू आएगा तो फिर क्या होगा कि भाई आपका काम हो चुका है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल रिजल्ट, यहाँ पर मैं सिर्फ वेरिएबल लिखता हूँ, वेरिएबल के अंदर अगर ट्रू होगा इट मीन्स के इफ वाला ट्रू हो गया, हाँ भाई ट्रू का मतलब है कि इंसर्ट हो चुकी है वैल्यू। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर इको आप करवा लो वैल्यू इंसर्टेड, वैल्यूज इंसर्टेड, और एल्स में क्या आएगा, एल्स में आप यहाँ पर लिख दो इको एरर या क्वेरी इज इनवैलिड। ठीक है, तो ये मैंने एक पूरा एक स्क्रिप्ट लिखा। अब ये स्क्रिप्ट भी हो सकता है, और अगर ये यहाँ से मैं इसको रिस्पॉन्स बैक भी कर दूंगा तो ये आपकी एक रेस्ट एपीआई कहलाएगी। अब रेस्ट एपीआई क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा एग्जीक्यूट कर लूँ, तो उसके बाद हम देखते हैं इसको। वैल्यूज़ इंसर्टेड, ठीक है, इसको मैं अगर चेक करूँगा डेटाबेस में से तो आप देखेंगे कि इस ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा तो सॉरी, ये तो डेटाबेस हमारी ये वाली है ई रोज़गार टेक की। यहाँ से लर्न माई सीक्वल, और उसके बाद मैं यहाँ पर इस टेबल पे क्लिक करूँगा, आप देखोगे कि तीसरा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन हमने कर ली, बेसिक बेसिक जो ऑपरेशन है वो हमने अभी परफॉर्म किया है। ठीक है, उसमें क्या है, ये पूरा आपका एक स्क्रिप्ट है। कहीं पर भी कोई भी चीज़ अगर गलत होगी तो फ़ौरन आपको रेलिवेंट उसका जो मैसेज है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर क्यूरी गलत होती है, ये यूज़र का जो नेम टेबल है ये मैं गलत लिखता हूँ, फिर क्या होगा, फिर आपको यहाँ पर आपकी वैल्यूज जो है ना वो इंसर्ट नहीं होंगी, क्यूरी इज़ इनवैलिड आ रहा है। ठीक है, तो ये वो तरीकाकार होता है जिससे आप पता चल सकता है कि इशू क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है तो बताएं, वरना यही काम अब मुझे आप पीएचपी फिडल पे करके मुझे लिंक शेयर करोगे। क्वेश्चन है तो बताएं जी। आज का जो लेक्चर है वो ज़रा समराइज कर दें कि हमने क्या देखा है, आप कमेंट बॉक्स में जी। अब मेरी तरफ से काम एंड हो चुका है, अब आप लोगों की बारी है। आप ज़रा लिंक शेयर करो। आपने अगर अपने एंड पे काम किया हुआ है, आपके पास 5-10 मिनट हैं वैसे भी, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी आप पूछ सकते हो, वरना अगर कोई आपने काम किए हैं तो आप बता दो। लेक्चर को ज़रा समराइज कर दें। चल मैं कोशिश करूँगा कि कल के लेक्चर में ये वाला जो बेसिक ऑपरेशंस हैं ये ख़त्म हो जाएं, और परसों का जो लेक्चर होगा वो उसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड कर दूँ इसकी, वर्डप्रेस की भी। ठीक है, तो इससे पहले ज़रा मुझे आप बता दो। हाँ जी, जब यूज़र ज़ाहिर महमूद, जब यूज़र डेटा इंसर्ट होगा तो कैसे होगा, वो मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा। अभी तो खैर ये बड़ा बेसिक सिनेरियो है ना। अभी तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पीएचपी स्टॉर्म से यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज़ हार्ड कोडेड, ये हार्ड कोडेड वैल्यूज़ है ना, ये 3 और सारा कुछ, तो हार्ड कोडेड वैल्यूज़ मैं यहाँ से पीएचपी से डायरेक्ट डेटाबेस में इंसर्ट कर रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, एक यूज़र इंटरफेस होगा, यूज़र इंटरफेस से वैल्यूज़ आएंगी आपकी यहाँ पर, और यहाँ से ये पीएचपी की फ़ाइल वो जो वैल्यूज़ होगी वो डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगी। उसके बाद फिर क्या होगा अगले सिनेरियो में कि यूज़र जो है ना वो यूज़र इंटरफेस से रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ये पीएचपी की फ़ाइल उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी, डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन होगी, डेटा फेच करके वो रिस्पॉन्स बैक सेंड कर दिया जाएगा
उस यूज़र इंटरफेस को। तो टू वे कम्युनिकेशन होगी। क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा डेटा की, क्लाइंट को रिस्पॉन्स बैक में डेटा रिसीव होगा। उसमें फिर जेसन का कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें आपका जी एजेक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत सारी चीज़ें अभी हमने देखनी है इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले आप ज़रा मुझे बता दो, बाकी लोग भी बताओ यार, ये मैं बोल रहा हूँ कह रहा हूँ लेकिन आप बताते ही नहीं हो। ये बहुत गलत बात है। जो लेक्चर में पढ़ा है ज़रा उसको समराइज़ करें, और उसके बाद मुझे वो लिंक भी मेरे से शेयर करें जो कि आपने पीएचपी फिडल के अंदर आपने ये काम किया है। आपने करना क्या है, सिंपली बल्कि ये शायद पीएचपी फिडल पे ये वाला काम आपका नहीं होगा, उसके लिए आपको माइस्क्ल फिडल भी यूज़ करना पड़ेगा, उसमें डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी। चलें, आप अगर कोई एसक्यूएल फिडल आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, और दूसरा ये है कि वरना हम लेक्चर एंड करते हैं। वैसे आप समराइज़ कर दें लेक्चर को और लेक्चर एंड कर दें, और बाकी यार आप लोग, चलो ठीक है, आप काम करने के बाद जो है ना आपने लिंक शेयर करना है मेरे से वो वाला। जब भी आप काम कर लो आपने वो लिंक मेरे से शेयर कर देना है। बाकी आप लोग जो एडमिशन्स की जो लिंक है ना, वो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आप लोग यार उसको शेयर कर दो अपने सर्कल के अंदर। ये सारी बातें आपको आपसे पहले कर दी हैं मैंने। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और उन बच्चों के लिए भी जो कि ये सारा कुछ सीखना चाह रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन नहीं आ रहा पीएचपी फिडल में। वैसे ये आपको एसक्यूएल फिडल पे काम करना पड़ेगा ना, सबसे पहली ये चीज़ है, एसक्यूएल फिडल पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये डाटाबेस क्रिएशन वाला काम है, तो इसमें फिर आपके पास एक डाटाबेस भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका वो काम है एक्चुअली सारा। ये मैं आपको चलो एसक्यूएल के बारे में पहले बता दूंगा। लिंक आपका क्रिएट हो जाता है, पीएचपी फिडल अगर आप ये ओपन करो, आपने अगर साइन अप कर लिए हैं तो कोड में जाके, वैसे यहाँ से मैंने साइन इन किया था पहले, अब वो खैर सेशन उसका ख़त्म हो गया। जब आप यहाँ पर कोड लिखोगे ना, लिखो तो यहाँ पर, यहाँ पर ये अभी तो इनएक्टिव है, डिसेबल है ये वाला नंबर, ये वाला टैब। लेकिन जब आप साइन इन कर लोगे तो ये इनेबल हो जाएगा। सेव एज करोगे तो आपका जो टास्क है, ये मैंने पहले परफॉर्म करके दिखाया आपको। ठीक है, तो आपने वो टास्क की डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है, और सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो एक यूआरएल आएगा, तब जब आप इसको सेव एज करोगे। लेकिन सेव एज का बटन तभी इनेबल होगा जब आप साइन इन कर लोगे। यहाँ पर जी, जिस तरह ये मैंने यहाँ पर कोड लिखा, और हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद यहाँ पर सेव एज ये पहले वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप टास्क को डिफाइन कर दोगे इन 10 करेक्टर्स या मोर देन 10 करेक्टर्स, एटलीस्ट 10 करेक्टर्स आप कह लो। उसके बाद सबमिट, और ये आपका लिंक आ जाएगा। ये लिंक शेयर कर दो, ये नीचे वाला शेयर कर दो। चलें जी, आप अपने डेटाबेस को काम ये वाला काम करिएगा, और अभी अभी आप लोग लेक्चर एंड करने से पहले, यहाँ से उठने से पहले आप लोग वो जो लिंक है एडमिशन वाला आप वो शेयर कर दो अपने उन तमाम दोस्तों को, आप सेंड कर दो जो कि आपको लगता है कि डिज़र्विंग है, या उन तमाम स्टूडेंट्स को भी आप सेंड कर सकते हो जो कि लास्ट ईयर के अंदर हैं, जिनका सेमेस्टर है 7th और 8th। एक बच्चे पे जो नॉर्मली कॉस्ट आ रही है वो मोर देन 50,000 आ रही है, ये रोज़गार जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, या यूँ समझ कि आपके टैक्स के जो पैसे इस पे लग रहे हैं वो इतने ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो अगेन अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम बड़ा इफ़ेक्टिव है, ठीक है, तो आप ज़रूर रिकमेंड करो। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे से लैब्स मौजूद हैं,
3 डोमेन्स हैं हमारी एक्चुअली, क्रिएटिव डिज़ाइन की, टेक्निकल की, नॉन टेक्निकल की। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस का हो। ऐसे तमाम आपके फ्रेंड्स जो कि फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, जो कि ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं है, या आपको लगता है कि वो ये वाला कोडिंग वाला काम नहीं कर सकते, तो आप उस उनको दूसरी जो डोमेन्स हैं हमारी नॉन टेक्निकल की, क्रिएटिव की, जिसमें हम एसईओ के बारे में बताया जाता है, जिसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है, जिसमें आपको डिज़ाइनिंग में लोगो डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, उसके बाद आपका ब्राउज़र डिज़ाइनिंग, प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग, ये सारा कुछ आपको बताया जाता है। 2 और फील्ड्स हैं हमारी, डोमेन्स हैं। वो एक्चुअली उन लो स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका बैकग्राउंड या आपका कंप्यूटर साइंस का नहीं होता, या जिनको कोडिंग और इन चीज़ों से जो है ना वो चालू होते हैं। बहुत सारे आपको पता है ना, बच्चे चालू भी होते हैं। तो हमारे पास 2 और भी ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है? तो आप ज़रूर उनको रिकमेंड करो। अगर किसी का बैकग्राउंड कॉमर्स का है, लास्ट बैच में टेक्निकल में एक स्टूडेंट था जिसने बीबीए किया हुआ था। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है उन बच्चों की जिनका बैकग्राउंड टेक ये कंप्यूटर साइंस का नहीं होता और वो काम कर रहे होते हैं। अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और उसको फाइवर पे भी काम किया उसने, शेयर भी किया था यासिर के नाम से उसका अकाउंट है फेसबुक के ऊपर। तो उसने शेयर भी किया था, उसको पहला ऑर्डर जो मिला है वो कोर्स के बाद मिला है। तो कहने का मकसद ये है कि जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं है, अगर वो टेक्निकल में भी आ जाएँ तो वो भी काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो इन चीज़ों से भागते हैं, तो फिर उनके लिए दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं। क्रिएटिव डिज़ाइन की फ़ील्ड है, हमारी नॉन टेक्निकल की फ़ील्ड है। नॉन टेक्निकल में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, ब्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आप उन तमाम स्टूडेंट्स को भी आप रिकमेंड करो जो कि जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है, और उनको भी आप रिकमेंड करो जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं है, वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री या कॉमर्स के हैं, या बिज़नेस का बैकग्राउंड है उनका, तो ज़रूर आप उनको रिकमेंड करो। और ये चीज़ ज़हन में रखो कि आप लोग दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोग दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? ये चीज़ अब ऑप्शन आपके लिए नहीं रहा, क्योंकि इस ये रोज़गार की पॉलिसी है। तो अब नए बच्चे जो हैं वो नहीं, कम बैचलर कंपल्सरी नहीं है, बासित कियानी और बाकी लोग भी सुन लें, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जिनका लास्ट ईयर है, 7th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर चल रहा है, या जो बच्चे ई कॉम ये जो आपका सॉरी आपका है कॉमसेट्स वाकएंड, इसमें आपका वो स्प्रिंग सीज़न भी चलता है। तो जो बच्चे जिनका डिग्री एंड हो रही है आफ्टर फ्यू मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ 3 मंथ बाद, उनको तो ज़रूर रिकमेंड करें, वो अप्लाई करें। और अगर कोई 7th सेमेस्टर के अंदर है, पूरा 1 साल पढ़ा हुआ है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। अब उनके लिए आसानी है कि वो क्लासेस दे सकते हैं। नहीं, मलिक मरान आप अभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंदा जो है वो एक कोर्स में ही अप्लाई कर सकता है, दोबारा जो है ना वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। एम्प्लॉयड के लिए, जो एम्प्लॉयड हैं उनके लिए तो वैसे ये प्रोग्राम नहीं है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या आप एम्प्लॉय तो नहीं हो, जॉब तो नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो ई रोज़गार है ये अनएम्प्लॉयड आपके जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए है। अनएम्प्लॉयमेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए, ऐसे लोग जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको यहाँ पर लाया जाए, उनको स्किल सिखाई जाए और वो काम कर सकें। तो जॉब होल्डर्स हैं, ये वैसे पॉलिसी है ये रोज़गार की कि ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो जॉब होल्डर्स हैं वो भी काम कर रहे होते हैं, वो भी अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है? वो बस चेक इन नहीं करते। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, बीएससी जिन्होंने की हुई है वो अप्लाई मेरे ख़्याल में नहीं कर सकते। ये जो आप कन्फर्मेशन है ना, आप सर शुजा से पूछ लें, ठीक है? आई थिंक बीएससी वाले जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, या एटलीस्ट आपका अगर लास्ट ईयर है तो आप अप्लाई कर सकते हो बीएस ऑनर का। लेकिन आप मज़ीद कंफर्म जो है ना वो सर शुजा से आप कर सकते हैं, ठीक है? इससे रिलेवेंट कोई भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आप लोग सर शुजा, सर अकील से पूछ सकते हो, ठीक है? आप या आप ई-रोज़गार के पोर्टल से भी चाहो तो आप वहाँ से डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बल्कि लिंक के अंदर, हमारा जो एडमिशन लिंक जो हमारे ग्रुप के अंदर भी शेयर है, इस ग्रुप के अंदर
तो उसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल में बताई हुई है सारी चीज़ कि क्या कैसे अप्लाई करना है आपने और किस तरह करना है। ठीक है? अच्छा जी, आपने ये लिंक शेयर की है। तो इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते जी। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए तो ये प्रोग्राम बना ही नहीं है। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम बना है ये उनके लिए बना है जो जिनकी डिग्री कंप्लीट है, जिनकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए। अच्छा ये आपका जो लिंक है ये यहाँ से इसमें कॉपी नहीं कर सकता, तो ये ख़ैर मैं इसके बाद चलो देख लूँगा। अ, वैसे इसके अंदर आपने अगर डेटाबेस मैनिपुलेशन करनी है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग पीएचपी फिडल की बजाय एसक्यूएल फिडल को यूज़ करोगे। उसमें डेटाबेस भी आपकी क्रिएट होगी और उसमें क्यूरीज आप रन भी कर सकोगे। चलो जी, अटेंडेंस लगा लो जिन्होंने नहीं लगाई, तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। तो उससे पहले ये जो आज जितनी भी बातें हैं ये आप इनको मज़ीद देखिएगा अपने एंड पे भी, और साथ में आप अप्लाई करते रहो जॉब्स के ऊपर, जॉब से मुराद के प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रपोजल सेंड करते रहो। ठीक है? और फारिग वक़्त में आप चीज़ें सीखो। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अर्निंग है इस बैच की वो अराउंड $3500 पहुंच चुकी है। सिर्फ हमारी टेक्निकल डोमेन की जो अर्निंग है वो $3500 पहुंच चुकी है, जो कि आप में से बच्चों ने ही कुछ बच्चों ने अर्निंग की है। किसी ने $5 का किया है, किसी ने $10 का, किसी ने $100 का किया। तो इस तरह ये जो टोटल अर्निंग है हमारी ये 3500 हो चुकी है। कुछ बच्चे और हैं अभी जिन्होंने सबमिट करवानी है तो और ज़्यादा हमारी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है? तो ये रिज़ल्ट्स आपके सामने है भाई। ठीक है? जो बच्चे अर्निंग कर रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप आपका भी वक़्त है, आप मेहनत करोगे, आपको भी रिस्पॉन्स आएगा जिनको अभी ऑर्डर नहीं मिले हुए। ठीक है? तो और ये काम ये तो बात तय है कि ये जो चीज़ आप सीख रहे हो इसकी डिमांड है। ठीक है? आप फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर देखोगे काम पड़ा हुआ है, काम करने वाले लोग मौजूद हों, काम बहुत मौजूद है। तो ठीक है, इसमें कुछ बच्चों को की अर्निंग अभी स्टार्ट होगी है, बाकियों की अर्निंग इसके बाद स्टार्ट होगी। तो काम-शाम करते रहें, प्रॉब्लम्स आएँ तो वो शेयर करते रहें एक-दूसरे से, एक-दूसरे की हेल्प भी करते रहें। बाकी कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।